यूनिवर्सल्स अल्टीमेट बॉस। अध्याय 291। जब आसपास के स्टूडेंट्स ने आसमान में स्पेसशिप देखा तो वे तुरंत चिल्ला उठे। देखो, ये चेन परिवार का स्पेसशिप है, लेवल 3 सीरियस मिलिट्री इंडस्ट्रियल फैमिली। ये लिन परिवार का स्पेसशिप है जो 28 ग्रहों पर मिलिट्री इंडस्ट्री के बिजनेस पर मोनोपोली करते हैं। और ये चेन परिवार का स्पेसशिप है। मैंने सुना है कि उनके परिवार का मिलिट्री इंडस्ट्री का बिजनेस 50 ग्रहों तक फैला हुआ है। वांग हाओ के जन्मदिन पर इतने सारे हथियार डीलर यहाँ क्यों हैं? कौन जानता है, शायद वे 4 प्रिंसिपलों को मुंह दिखाई दे रहे हों। हथियार डीलर प्रिंसिपलों को मुंह दिखाई दे रहे हैं। नौजवान, तुम ठीक हो? जिन्हें मुंह दिखाई जानी चाहिए वे शिक्षा मंत्रालय और मिलिट्री के लोग हैं। ये मुझे भी नहीं पता। मैंने एक खबर सुनी है जिसमें कहा गया है कि तियानहुओ कंपनी के चेयरमैन के दूसरे भाई का बड़ा जन्मदिन है। लेकिन इसका वांग हाओ से क्या लेना देना है? रुको, तुम ये कहने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो कि वांग हाओ तियानहुओ कंपनी के चेयरमैन का दूसरा भाई है ना? मुझे बस यही शक है। रुको, अगर तुम वांग हाओ की तुलना तियानहुओ कंपनी के चेयरमैन के दूसरे भाई से करते हो, इससे पता चलता है कि वांग हाओ अपना 18वां जन्मदिन क्यों मना रहा है, लेकिन सीनियरिटी थोड़ी गड़बड़ है। लेकिन इससे यह अच्छी तरह पता चलता है कि इतने सारे हथियार डीलर अपना सपोर्ट दिखाने के लिए यहाँ क्यों हैं। क्या वांग हाओ सच में तियानहुओ कंपनी के चेयरमैन का दूसरा भाई हो सकता है? कौन जानता है, थोड़ी देर में देखते हैं। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। तभी आसमान में 2 बड़े स्पेसशिप दिखाई दिए जो सूरज को ढक रहे थे। इन 2 स्पेसशिप को देखकर ऑडियंस में बैठे स्टूडेंट्स तुरंत शांत नहीं रह सके। इन दोनों स्पेसशिप पर एक के बाद एक तियानहुओ कंपनी और एक के बाद एक फार्मास्यूटिकल गिल्ड के लोगो लगे थे। हे भगवान, क्या कोई मुझे बता सकता है कि क्या हो रहा है? जो लोग आए हैं वे मिलिट्री से नहीं, बल्कि फार्मास्यूटिकल गिल्ड और तियानहुओ कंपनी से क्यों आए हैं? मुझे नहीं पता, चलो बस चुपचाप देखते हैं। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। जब एक के बाद एक सफल लोग जो चमकदार और सुंदर दिख रहे थे स्पेसशिप से उतरे तो कोई तुरंत उनके गिफ्ट लेने के लिए आगे बढ़ा, उन्हें रिएक्ट करने का कोई मौका नहीं दिया। वे बहुत कंफ्यूज इसलिए नहीं थे कि गिफ्ट ले लिए गए थे, बल्कि इसलिए थे कि उनका स्वागत करने वाले 3 जवान लड़के क्यों थे। बूढ़े आदमी कियूशी का दूसरा भाई कहाँ था? भाई वांग हाओ। एक खुशमिजाज घंटी जैसी आवाज गूंजी। इसी समय एक छोटी सी शख्सियत वांग हाओ की बाहों में झपट पड़ी। वांग हाओ ने नीचे देखा तो पता चला कि वह माई मिंगमैंग थी, जिसे उसने कई दिनों से नहीं देखा था। वांग हाओ ने माई मिंगमैंग के गुलाबी छोटे से चेहरे को देखा और चिढ़ाने से खुद को रोक नहीं सका। मिंगमैंग, क्या तुम आज मुझे खुद को गिफ्ट के तौर पर देने का प्लान बना रही हो? बड़ी बिगड़ी हुई माई मिंगमैंग ने मुंह बनाया, फिर एक कदम पीछे हटी। उसका सुंदर चेहरा गंभीर था। फार्मास्यूटिकल गिल्ड की ओर से मैं हमारे फार्मास्यूटिकल गिल्ड के वाइस प्रेसिडेंट वांग हाओ को उनके 18वें जन्मदिन पर बधाई देता हूँ। जैसे ही ये शब्द निकले, मेहमान तुरंत हैरान रह गए। यह क्या सिचुएशन थी? 18 साल की उम्र, कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई? वे यहाँ एक बूढ़े आदमी के बड़े जन्मदिन में शामिल होने आए थे, किसी जवान आदमी के जन्मदिन में नहीं। और आसपास के स्टूडेंट्स तुरंत एक्साइटेड हो गए। मेरे कान अभी टूटे तो नहीं थे, है ना? मुझे भी ऐसा लग रहा है जैसे मुझे ऑडिटरी हेलुसिनेशन हो रहा है। हेलुसिनेशंस मेरे गधे, उस प्यारी सी छोटी लड़की ने साफ साफ कहा कि वांग हाओ उनके फार्मास्यूटिकल गिल्ड के 5वें वाइस प्रेसिडेंट हैं। मैं पहले 11th ब्रांच से था और मैंने सुना था कि वांग हाओ का फार्मास्यूटिकल टैलेंट बहुत मजबूत है। कितना मजबूत? कहा जाता है कि वांग हाओ फार्मास्यूटिकल गिल्ड के नंबर 1 जीनियस हैं और उनका फार्मास्यूटिकल लेवल 3 फार्मास्यूटिकल ग्रैंड मास्टर तक पहुंच गया है। लेवल 3 फार्मास्यूटिकल ग्रैंड मास्टर? मजाक कर रहे हो? अभी इसकी चिंता मत करो, मैं बस ये जानना चाहता हूं कि एक लेवल 3 फार्मास्यूटिकल ग्रैंड मास्टर मिलिट्री में मार्शल क्यों बनेगा? क्या वांग हाओ ने ऐसा नहीं कहा? उसने इसे मिलिट्री कमांडर से पैसे देकर खरीदा था। हे भगवान, क्या इस तरह का कोई ऑपरेशन भी होता है? शुरू में मुझे भी शक था, लेकिन ये जानने के बाद कि वांग हाओ फार्मास्यूटिकल गिल्ड के वाइस प्रेसिडेंट हैं, मुझे लगता है कि इस तरह का ऑपरेशन सच में हो सकता है। हाँ, सही है, फार्मास्यूटिकल गिल्ड के पास पैसे की सबसे कम कमी है। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। तभी कियू लेई वांग हाओ के पास गया, मुस्कुराया और वांग हाओ के कंधे पर थपथपाया। तियानहुओ कंपनी की तरफ से मैं हमारी तियानहुओ कंपनी के दूसरे सबसे बड़े शेयर होल्डर को उसके 18वें जन्मदिन पर बधाई देता हूँ। वांग हाओ ने मुंह बनाया, तुम दोनों परिवारों को इतनी बकवास करने की जरूरत नहीं है, जल्दी करो और तोहफे ले आओ। कियान वानयांग और चेन याओ, 2 छोटे भाइयों ने आंखें घुमाईं। ये बॉस सच में रियलिस्टिक था, अपनी बेशर्म पर्सनैलिटी को बिल्कुल भी नहीं छिपा रहा था। माई मिंगमैंग ने अपनी जबान बाहर निकाली और एक कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट निकाला। यह एक लेवल 3 प्लैनेट का ओनरशिप सर्टिफिकेट है। अब से ये लेवल 3 प्लैनेट तुम्हारी प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी। कियू लेई ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने सुना है कि तुम अपनी आर्मी बनाना चाहते हो।
दादाजी ने मुझे इंटरस्टेलर फेडरेशन की 4 बड़ी एस लीजन के सैनिकों के लिए 10,000 सेट इक्विपमेंट भेजने के लिए कहा था। वांग हाओ की आंखें चमक उठीं। एक इलाका दे रहा है, दूसरा सामान दे रहा है, साथ ही 4 बूढ़े लोगों को मिले 10,000 जीनियस, उसकी 10,000 की ताकतवर इक्विपमेंट लीजन असल में बन गई है। कियान वानयांग और चेन याओ, 2 छोटे भाई, हैरान रह गए। उन्हें आखिरकार महसूस हुआ कि इंटरस्टेलर फेडरेशन की 5 बड़ी ताकतों में से एक होने का क्या मतलब है। वे सच में इतने अमीर थे कि कानून तोड़ने वाले थे। इस समय उनके आसपास के स्टूडेंट्स को पहले से ही चक्कर आ रहे थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उत्तर, दक्षिण, पूरब या पश्चिम किस तरफ है। मिलिट्री मार्शल, त्यानहुओ कंपनी के दूसरे सबसे बड़े शेयर होल्डर, फार्मास्यूटिकल गिल्ड के वाइस प्रेसिडेंट, ये तीनों पहचान उनके लिए एक नामुमकिन जिंदगी थी। लेकिन अब ये तीनों पहचान एक 18 साल के नौजवान पर इकट्ठी हो गई थीं। इस तरह का झटका बिल्कुल अनोखा था, और फार्मास्यूटिकल गिल्ड द्वारा दिए गए लेवल 3 प्लैनेट ने उन्हें जिंदगी पर और भी शक करने पर मजबूर कर दिया। वे साफ तौर पर यूनिवर्सिटी भी थे। स्टूडेंट्स को घर खरीदने के लिए लोन भी लेना पड़ा, जबकि वांग हाओ को तोहफा मिलते ही लेवल 3 का ग्रह मिल गया। फर्क इतना बड़ा था कि उन्हें जिंदगी पर शक होने लगा। जहां तक त्यानहुओ कंपनी से मिली इक्विपमेंट की बात है, तो उनके मन में बहुत सारे आइडिया थे। अगर वे वांग हाओ की जांघ पकड़ पाते तो क्या वे एक कदम में आसमान तक नहीं पहुंच जाते। लेकिन वांग हाओ के छोटे भाइयों को रखने के अजीब नियमों ने उन्हें वहीं रोक दिया। और जब ऑडियंस में बैठे गेस्ट होश में आए तो सीन तुरंत फिर से जिंदा दिल हो गया। अरे बाप रे, ये बच्चा सच में ओल्ड मैन कियूशी का दूसरा भाई है। अब जब कियूलेई बधाई देने आया है तो हम मुंह फुलाए बिना नहीं रह सकते। हाँ, सही कहा। कियूलेई ने यह भी कहा कि यह बच्चा त्यानहुओ कंपनी का दूसरा सबसे बड़ा शेयर होल्डर है। हम जो मिलिट्री इंडस्ट्री का बिजनेस करते हैं उसे नाराज नहीं कर सकते। ये सच में एक स्कैम है। मैंने एक अच्छा गिफ्ट तैयार किया था, इस सीनियर पर अच्छा इंप्रेशन डालने का प्लान था, लेकिन नतीजा असल में एक छोटा बदमाश है। अगर आप मिलिट्री इंडस्ट्री का बिजनेस करते हैं तो गिफ्ट भेजने से पक्का कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन हम बहुत नुकसान में हैं। अगर आपको लगता है कि आप बहुत नुकसान में हैं तो आप जा सकते हैं। छोड़ो मुझे, क्या तुमने नहीं सुना कि यह लड़का फार्मास्यूटिकल गिल्ड का वाइस प्रेसिडेंट है। अगर हम चले गए तो क्या हम भविष्य में भी दवाइयाँ खरीदना चाहेंगे। खैर, इस बार हमारे साथ बहुत बुरा स्कैम हुआ है। चूंकि हमारे साथ बहुत बुरा स्कैम हुआ है तो हमें बाद में इसका बदला लेना होगा। ये बात समझ में आती है, सब लोग मिलकर खाओ और इस आदमी को गरीबी में धकेल दो। क्या तुम्हारे लिए इस तरह से साइकोलॉजिकल आराम पाना सच में ठीक है? अफसोस, हम और क्या कर सकते हैं। और तभी एक वेटर ने डाइनिंग टेबल पर हरी सब्जियों और मूली की प्लेटें रखीं। अपने सामने का नज़ारा देखकर वहां मौजूद मेहमान इतने गुस्से में थे कि उन्होंने मुंह से ताज़ा खून थूक दिया। न सिर्फ उनके साथ धोखा हुआ, बल्कि खाना भी बहुत कंजूसी से बनाया गया था। तियानबेई यूनिवर्सिटी प्लाजा पर मेहमान टेबल पर बैठे थे, इतने उदास थे कि अपनी चॉपस्टिक भी नहीं छू पा रहे थे। इसलिए नहीं कि वे खाना नहीं चाहते थे, बल्कि इसलिए कि सादी सब्जियां और मूली सच में बेस्वाद थीं। वांग हाओ ने जोश से आवाज़ लगाई, सब लोग खा लो, शर्माओ मत। देखो हमारा लिटिल वाइट कितना खुश होकर खा रहा है। लिटिल वाइट ने मिलकर एक गाजर उठाए और खुशी से खा ली। गाजर सबसे अच्छी होती है। मेहमानों के चेहरे काले पड़ गए। वे इंसान थे, खरगोश नहीं, ठीक है। अचानक वहां मौजूद मेहमान असलियत में आ गए, उनकी नज़रें लिटिल वाइट पर टिक गईं। क्या वह खरगोश अभी बात कर रहा था? वांग हाओ ने इन लोगों को नज़रअंदाज किया, अपने बगल में माई मिंगमेंग और कियूलेई को देखा और धीमी आवाज़ में पूछा, मुझे हाल ही में त्यानहुओ कंपनी और फार्मेसी गिल्ड से एक मदद चाहिए। मुझे हैरानी है कि क्या तुम दोनों ये फैसला कर सकते हो। कियूलेई खुद को हंसने से रोक नहीं पाया और बोला, हमारी त्यानहुओ कंपनी में तुम्हारा अपना फ़ायदा है। अगर हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? माई मिंगमेंग ने बार बार सिर हिलाया। मास्टर और गिल्ड मास्टर दोनों ने कहा है कि भाई वांग हाओ के मामले हमारे फार्मेसी गिल्ड के मामले हैं। अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो बस कह देना। वांग हाओ ने खुशी से सिर हिलाया, फिर खड़ा हुआ और जोर से बोला, सबको सुन लेना चाहिए था कि मैं मिलिट्री का नया नियुक्त 5वां मार्शल हूँ। लेकिन मेरे पास कोई सैनिक नहीं है और इन मिलिट्री रैंक को देखना काफ़ी परेशान करने वाला है। इसलिए मैंने 3 दिन में एक नीलामी करने का फैसला किया है। जो भी सबसे ज़्यादा बोली लगाएगा वह मिलिट्री मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल बन सकता है। जैसे ही उसकी आवाज़ धीमी हुई, पूरी जगह पर मौजूद बेजान मेहमान तुरंत जोश में आ गए। उन्हें साफ पता था कि इन मिलिट्री रैंक से क्या फ़ायदे होते हैं। छोटे भाई वांग हाओ, मुझे मार्शल के तौर पर तुम्हारी पोजीशन पर कोई शक नहीं है, लेकिन तुम कैसे गारंटी दे सकते हो कि जो ऑफिशियल पोस्ट हम खरीदते हैं वे लंबे समय तक चलेंगी? एक मोटे आदमी ने पूछा। ये सुनकर वेन्यू में मौजूद सभी गेस्ट उत्सुकता से वांग हाओ को देखने लगे।
हालांकि ऑफिशियल पोस्ट में कई फायदे मिलते थे, लेकिन वांग हाओ ने उन्हें धोखा दिया था, इसलिए उन्होंने सफाई मांगने की हिम्मत नहीं की। इसके अलावा उन्होंने कभी नहीं सुना था कि मिलिट्री रैंक बेची जा सकती हैं। अगर वे इसे यहीं खरीद लेते और फिर मिलिट्री ग्रैंड मार्शल दुश्मनी दिखाते और इसे मानने से इनकार कर देते, तो वे किससे बात करते? अगर वे वांग हाओ को ढूंढने भी जाते तो उसकी क्या हैसियत थी? क्या वह उनके जैसे कमज़ोर अमीर लोगों की परवाह करता? इसलिए उन्हें सफाई मांगनी पड़ी। वांग हाओ ने दोनों तरफ कियू लेई और माई मिंगमैन की ओर इशारा किया और मुस्कुराते हुए कहा, आज मैं सबको इसके बारे में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये दोनों गारंटी दे रहे हैं। ग्रैंड मार्शल भी इन मिलिट्री रैंक को वापस नहीं ले सकते, इसलिए हर कोई भरोसे के साथ खरीद सकता है। कियू लेई ने अपनी कनपटी रगड़ी, उसे सिरदर्द हो रहा था। हालांकि वह जानता था कि यह आदमी वांग हाओ हमेशा अलग रास्ता अपनाता है, लेकिन उसे सच में उम्मीद नहीं थी कि यह आदमी सच में ऑफिशियल पोस्ट बेचने की हिम्मत करेगा। उसने तियानहुओ कंपनी और फार्मेसी गिल्ड को भी ढाल की तरह इस्तेमाल किया, मिलिट्री ग्रैंड मार्शल को दखल देने से रोका और फिर फ़ायदा उठाने के लिए उनके पीछे छिप गया। वह सच में एक चालाक और धूर्त छोटा लोमड़ी था। हमारा फार्मेसी गिल्ड भाई वांग हाओ का पूरा सपोर्ट करता है। माई मिंगमैन ने अपनी छाती थपथपाई, ऐसा लग रहा था जैसे इस मामले में आखिरी फैसला उसी का हो और कोई दिक्कत ही न हो। कियू लेई ने आंखें घुमाईं। क्या ये छोटी लड़की जो सिर्फ दवा मिलाना जानती थी, सच में जानती थी कि ऑफिशियल पोस्ट बेचने में कितनी दिक्कत होती है? लेकिन चूंकि फार्मेसी गिल्ड ने वांग हाओ के पार्टनर के तौर पर अपनी बात कह दी थी, इसलिए वह भी पीछे नहीं हट सकता था। ये सोचकर कियू लेई ने गहरी सांस ली, खड़ा हुआ और गंभीर चेहरे से कहा, हमारी तियानहुओ कंपनी वांग हाओ को पूरी तरह सपोर्ट करती है। जैसे ही उसकी आवाज़ धीमी हुई, पूरी जगह पर मौजूद मेहमान तुरंत हैरानी से चर्चा करने लगे। आप इस मामले के बारे में क्या सोचते हैं? कहने की ज़रूरत नहीं है, बस जाओ और एक ऑफिशियल पोजीशन खरीद लो। हाँ, सही है। फार्मेसी गिल्ड और तियानहुओ कंपनी के सपोर्ट के साथ हमें मिलिट्री से क्यों डरना चाहिए? यह अच्छी बात है। अगर हम एक ऑफिशियल पोजीशन खरीदते हैं तो ऐसा है जैसे हम वांग हाओ के साथ हैं। अगर ग्रैंड मार्शल हमें छूना चाहता है तो वह वांग हाओ के चेहरे पर मार रहा है। अगर रिस्क भी है तो मुझे मिलिट्री रैंक खरीदनी ही होगी। हाँ, सही कहा। मिलिट्री रैंक से हमारे परिवार का बिजनेस दूसरे ग्रहों तक फैल सकता है। ठीक कहा। हर बार जब मैं अपना बिजनेस बढ़ाना चाहता हूँ तो पहले और बाद में जो तोहफे मुझे देने पड़ते हैं वे मुझे लगभग कंगाल कर देते हैं और मुझे अभी भी दूसरों का मुंह देखना पड़ता है। अगर मैं खुद एक ऑफिशियल हूँ तो मुझे किस बात का डर है? जैसा कि कहा जाता है, मौका और रिस्क साथ साथ होते हैं। मिलिट्री रैंक खरीदने में रिस्क होता है, लेकिन फ़ायदे सच में बहुत हैं। हम सब बिजनेसमैन हैं, इन्वेस्टमेंट में हमेशा रिस्क होता है। इस बार चाहे कुछ भी हो, मैं एक जुआ खेलने जा रहा हूँ। तुम सब पागल हो, हम तुम्हारे पागलपन में शामिल नहीं होंगे। मैं भी तुम्हारे साथ शामिल नहीं होऊंगा। भाई, मैं तुम्हारे पागलपन में शामिल नहीं होऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें ऑफिशियल पद खरीदने के लिए स्पॉन्सर कर सकता हूँ। बस जब समय आएगा। हाँ, ये कहना आसान है। जब समय आएगा तो हमारे दोनों परिवार टेंडन से जुड़ी हड्डियों की तरह होंगे। मैं तुम्हें भी स्पॉन्सर करूंगा। ... कियू लेई ने वहां मौजूद लोगों के एक्सप्रेशन देखे और उसके दिल में थोड़ी उम्मीद जगी। इस ट्रेंड को फॉलो करते हुए शायद वांग हाओ सच में 4S लीजन्स के बराबर एक लीजन बना सकता है। कम से कम 10 लाख लोगों की एक लीजन, अभी शुरुआती स्केल 10,000 है। बाकी 9,90,000 सैनिकों की बात करें तो चूंकि मिलिट्री रैंक बिक चुके हैं, इसलिए उनके बारे में बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा ये अमीर लोग आखिरकार बिना सैनिकों के कमांडर बनने को तैयार नहीं हैं और निश्चित रूप से सैनिकों की भर्ती करेंगे। तब तक ये 10 लाख लोगों की सेना जल्दी से इकट्ठा की जा सकती है, और क्योंकि मिलिट्री रैंक खरीदने वाले लोग हर तरह के लोगों से आते हैं, भले ही वे आम लोग हों, उनसे निकलने वाली ताकत को कम नहीं आंका जा सकता। मुझे लगता है कि एक महान हस्ती पहले से ही अपनी महान जिंदगी लिखना शुरू कर रही है, कियू लेई ने मन ही मन सोचा। ... वांग हाओ के बाद मिलिट्री रैंक की पब्लिक नीलामी की घोषणा करते ही मिलिट्री ग्रैंड मार्शल गुवान शिनक्सियोंग को ये खबर तुरंत मिल गई। ग्रैंड मार्शल का ऑफिस। गुवान शिनक्सियोंग उदास चेहरे के साथ अपनी सीट पर बैठा था। उसके बगल में कई लोग बैठे थे, वे सभी बड़े अमीर लोग थे जो मिलिट्री को कंट्रोल करते थे। क्योंकि कई परिवारों में आपस में शादियां हुई थीं, इसलिए उनके रिश्ते बहुत करीबी थे। ग्रैंड मार्शल, आप क्या कहते हैं कि हम इस बारे में क्या करें? हाँ, सही है। वांग हाओ का उन आम लोगों को मिलिट्री रैंक बेचना हम अमीरों को भड़काना है। सबसे ज़्यादा गुस्सा दिलाने वाली बात यह है कि इस लड़के ने असल में तियानहुओ कंपनी और फार्मेसी गिल्ड का साथ दिया है। इस लड़के से निपटना उसके पिता से कहीं ज़्यादा मुश्किल है। हमें इसे गायब करने का कोई तरीका ढूंढना होगा। ... गुवान शिनक्सियोंग ने अपनी उंगली से टेबल पर थपथपाया और हल्के से कहा, बहस बंद करो।
वांग हाओ को अभी छुआ नहीं जा सकता। अगर हम उसके खिलाफ कदम उठाते हैं तो यह ज़रूर दुश्मन को अलर्ट कर देगा। कुछ देर रुको और मैं गारंटी देता हूं कि मैं उसे पूरी तरह गायब कर दूंगा। ये सुनकर वहां मौजूद लोगों ने खुशी से सिर हिलाया। उन्हें अब भी गुवान शिनक्सियोंग की काबिलियत पर बहुत भरोसा था। तो ग्रैंड मार्शल, मिलिट्री रैंक बेचने के इस मामले में हमें क्या करना चाहिए? एक अधेड़ उम्र के आदमी ने नफरत से कहा, मैं नहीं चाहता कि मेरे परिवार की नई पीढ़ी उन आम लोगों को सलाम करे। गुवान शिनक्सियोंग हंसे बिना नहीं रह सका और बोला, चून की वांग हाओ मिलिट्री रैंक बेचना चाहता है तो हम उसकी इच्छा पूरी करेंगे। हर परिवार की बेकार युवा पीढ़ी को जाकर मिलिट्री रैंक खरीदने दो और फिर वांग हाओ को पूरी तरह से साइडलाइन कर दो। वहां मौजूद सभी लोगों की आंखें चमक उठीं। ये सच में एक बहुत अच्छा आइडिया था। कुछ पैसे खर्च करने से न सिर्फ ये मिलिट्री रैंक वापस अमीरों के हाथ में आ जाएंगे, बल्कि वांग हाओ भी पूरी तरह से साइडलाइन हो जाएगा। उसके पास सैनिकों को भर्ती करने की ताकत भी नहीं बचेगी और वह पूरी तरह से एक नाम बन जाएगा। साथ ही अगर उनके परिवारों में उन बिगड़ल युवा पीढ़ियों ने फिर से कोई परेशानी खड़ी की तो इसका सारा इल्ज़ाम वांग हाओ पर आएगा, जिससे उनके परिवारों को मिलने वाली शिकायत की चिट्ठियों की संख्या भी कम हो सकती है। हेवनली नॉर्थ यूनिवर्सिटी मेन कैंपस। वांग हाओ अपने कमरे में पालथी मारकर बैठा था। उसके चारों ओर एक हल्की रोशनी चमक रही थी। अचानक वांग हाओ का शरीर जोर से कांपने लगा और उसके चारों ओर का ऑरा तुरंत खतरनाक हो गया। तुरंत उसके शरीर के अंदर की ट्रू क्यूई तेजी से उसके डेंटियन की ओर जमा हो गई, जिससे उसके डेंटियन में ट्रू क्यूई की मात्रा और भी ज्यादा हो गई। कई ग्रैंड साइकिल तक ट्रू क्यूई को सर्कुलेट करने के बाद वांग हाओ सांस छोड़े बिना नहीं रह सका। उसे अपने पूरे शरीर में एक अजीब सा आराम महसूस हुआ। इस समय वह मार्शल एंसेस्टर लेवल 2 तक पहुंच गया था, जिससे उसकी ट्रू क्यूई की क्वालिटी और भी ज्यादा हो गई थी। ट्रू क्यूई के उसके शरीर से निकलने के बाद वह और आगे बढ़ सकती थी। अरे यो, मैं सच में बहुत थक गया हूँ। वांग हाओ उठा, अपने शरीर को स्ट्रेच किया, कमरे से बाहर निकला और विला के मेन हॉल में चला गया। आसपास देखने पर पूरे हॉल में हर जगह गिफ्ट बॉक्स रखे हुए थे। ये गिफ्ट उन मेहमानों ने तैयार किए थे जो उसके 18वें जन्मदिन की दावत में आए थे और लिंग लिंग उन्हें ध्यान से छांट रहा था। देखता हूँ, ये मार्शल एम्परर लेवल के हाथी के दांत से बनी एक ऑटोमेटिक गन है जिसका डैमेज लेवल 4 तक पहुँचता है। एक ठीक ठाक लग्जरी आइटम है, इसे रख लो। ये और भी ज्यादा लग्जरी आइटम है। हेवनली फॉर्च्यून एंशिएंट परफ्यूम। एक बोतल की कीमत 50 मिलियन इंटरस्टेलर कॉइन है और यहाँ सिर्फ 10 बोतलें हैं। मेरे जैसा बड़ा आदमी इसका क्या करेगा? इसे लिंग लिंग को दे दो, उस लड़की को। यह मार्शल एम्परर लेवल के डायमंड बीस्ट की खाल से बनी एक बेल्ट है, सच में लग्जरी है। इसे भूल जाओ, इसे बदल लो। ये कार्ड नॉर्थ टावर स्टार के डीप लेयर नेचुरल एक्टिव मिनरल वाटर की परमानेंट मेंबरशिप है। एक बोतल की कीमत 5000 इंटरस्टेलर कॉइन है, रोज डिलीवर होती है। यह पानी पी रहा है या मेरी जान पी रहा है? यह ओयू स्टार की एक खासियत है। बाबा बेरी, एक की कीमत 10 लाख इंटरस्टेलर कॉइन है। इस डिब्बे की कीमत कितनी है? इसे खाते हुए यह आम खाने जैसा क्यों लग रहा है? और इसका कोई असर भी नहीं होता। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। लिंग लिंग की बादाम जैसी आंखें चौड़ी हो गईं और उसने गुस्से से भरी वांग हाओ को घूरा। इस बुरे आदमी ने असल में उन तोहफों को फिर से बिगाड़ दिया जिन्हें उसने बड़ी मेहनत से छांटा था। वांग हाओ ने लिंग लिंग को नज़रअंदाज कर दिया। उसने आसपास देखा और पाया कि कुछ लग्जरी हथियारों के अलावा बाकी सब बेकार लग्जरी चीज़ें थीं। इन चीज़ों का मेरे क्या काम? वांग हाओ ने आह भरी और सिस्टम को पुकारने लगा, सिस्टम, इन चीज़ों को कितने सिन पॉइंट्स के लिए रिसाइकल किया जा सकता है? डिंग डोंग, स्कैन रिजल्ट, कुल 10,000 सिन पॉइंट्स एक्सचेंज किए जा सकते हैं। सिर्फ 10,000? वांग हाओ ने हाथ हिलाया, तो उन्हें एक्सचेंज कर लो। अगर मैं उन्हें रख लूँ तो वे वैसे भी बेकार हैं। डिंग डोंग, एक्सचेंज सफल रहा। अगले ही सेकंड पूरे हॉल के सारे गिफ्ट गायब हो गए। लिंग लिंग थोड़ी हैरान रह गई। उसे अचानक एहसास हुआ कि वह कितनी बोरिंग थी। इतने समय से सफाई कर रही थी, फिर भी वांग हाओ के हाथ हिलाने से उसकी तुलना नहीं हो सकती थी। तभी बाहर से कियान वानयान की बेचैन आवाज आई, बॉस, ये बुरा है। वांग हाओ ने अपना सिर घुमाया और देखा कि कियान वानयान बेचैनी से अंदर आ रहा है। क्या हो रहा है? वांग हाओ ने गुस्से से पूछा। कियान वानयान ने गहरी सांस ली और जल्दी से कहा, बॉस, मुझे एक खबर मिली है। कहते हैं कि इस मिलिट्री रैंक की नीलामी में कई अमीर वंशज हिस्सा लेंगे। महान वंशज? वांग हाओ ने गुस्से से कहा, गुवान शिनक्सियोंग, वह बूढ़ा कमीना, ये साफ तौर पर मुझे पूरी तरह से साइडलाइन करने की कोशिश है। कियान वानयान ने बार बार सिर हिलाया। बॉस, अगर ये मिलिट्री रैंक आम लोगों को बेची जाती तो भी आप उन्हें कंट्रोल कर सकते थे, लेकिन अगर ये सभी रैंक अमीर वंशजों को बेची जाती तो वे आप पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे।
वांग हाओ के होंठ थोड़े मुड़ गए और उसने मजाक उड़ाया, क्योंकि गुवान शिनक्सियों बेशर्म है, मैं भी पूरी कोशिश करूंगा और आखिर तक उसके साथ बेशर्मी से खेलूंगा। कियान वानयांग और लिंग लिंग की आंखें झपक गईं। वे सच में वांग हाओ से जोर से पूछना चाहते थे, क्या तुमने कभी कोई शर्म की है? तो बॉस, अब हमें क्या करना चाहिए? कियान वानयांग ने उत्सुकता से पूछा। वांग हाओ ने हाथ हिलाया, चूंकि ये महान वंशज हमारे दरवाजे पर पैसे पहुंचा रहे हैं, इसलिए हमें इसे मना नहीं करना चाहिए। जाओ और हमारे ओरिजिनल रिजर्व प्राइस 10 गुना बढ़ा दो और इन नेक वंशजों को मिलिट्री रैंक खरीदने दो। इसे 10 गुना बढ़ा दो। कियान वानयांग हैरान रह गया। उनके ओरिजिनल रिजर्व प्राइस मेजर जनरल के लिए 1 बिलियन इंटरस्टेलर कॉइन, लेफ्टिनेंट जनरल के लिए 3 बिलियन और जनरल के लिए 10 बिलियन थे। अब इसे 10 गुना बढ़ाना, ये तो पागलपन वाली रफ्तार थी। कितना मुनाफाखोर! लिंग लिंग धीरे से बुदबुदाया। तुम इस नीलामी की अध्यक्षता करोगे? वांग हाओ ने कियान वानयांग के कंधे पर थपथपाया। कियान वानयांग ने सिर हिलाया, फिर उत्सुकता से पूछा, तो बॉस, आप क्या करने वाले हैं? वांग हाओ मुस्कुराया, बेशक, मैं नीचे जाकर कीमतें चिल्लाऊंगा और उन्हें बढ़ाऊंगा। लिंग लिंग तुरंत हैरान रह गया। कीमतें पहले से ही काफ़ी कम थीं, लेकिन वांग हाओ असल में उन्हें और भी ज़्यादा बढ़ाना चाहता था। वह सच में बहुत बुरा दिल था। कियान वानयांग ने तारीफ भरे चेहरे से वांग हाओ को देखा। जैसा कि स्वॉर्डलेस रेल्म से उम्मीद की जाती है, हमेशा तैयार रहना चाहिए और बहादुरी से स्वॉर्ड पीक पर चढ़ना चाहिए। तभी चेन याओ एक जवान आदमी के साथ अंदर आया। बॉस, ये किन फैंग है जिसे आप ढूंढ रहे थे? चेन याओ ने किन फैंग को वांग हाओ के सामने खींच लिया। किन फैंग ने वांग हाओ को थोड़ी सावधानी से देखा। उसके लिए वांग हाओ एक महान शैतान राजा था, और उस तरह का अराजक शैतान राजा जो लोगों को जांघों के बीच मारना पसंद करता था। वांग हाओ ने किन फैंग को देखा और पाया कि इस लड़के की साधना पहले ही मार्शल एंसेस्टर लेवल 3 तक पहुंच चुकी थी, जो उससे एक लेवल ऊपर था। साथ ही उसका पहले का भोला व्यवहार और भी मैच्योर हो गया था। ऐसा लग रहा था कि वह हाल ही में बहुत बड़ा हो गया है। बॉस, ये किन फैंग बहुत काबिल। मेन कैंपस में घुसते ही वह तुरंत रॉकेट मोड में चला गया। वह पहले ही ह्यूमन रैंकिंग में आ चुका है और उसकी रैंक काफ़ी ऊंची है। कियान वानयांग ने धीमी आवाज़ में इंट्रोडक्शन दिया। वांग हाओ ने सिर हिलाया और धीरे से पूछा, किन फैंग, जिया आई को तुम्हें बताना चाहिए था, मैं तुम्हें अपनी आर्मी में जनरल बनाना चाहता हूँ, है ना? किन फैंग ने सिर हिलाया और सीरियस होकर कहा, जिया आई ने मुझे बताया था, लेकिन मैं तुम्हारी भर्ती एक्सेप्ट नहीं करूंगा, क्योंकि तुम और मैं बस एक जैसे लोग नहीं हो। क्या तुम बेवकूफ़ हो? चेन याओ ने डांटा, अगर तुम हमारे बॉस की बात मानोगे तो तुम कम से कम 50 साल की स्ट्रगल से बच जाओगे। किन फैंग ने सिर हिलाया, जो लोग अलग अलग रास्तों पर चलते हैं, वे एक साथ प्लान नहीं बना सकते। वांग हाओ ने दिलचस्पी से किन फैंग को देखा। क्या ये बच्चा नेकी से भरा वह लेजेंडरी नौजवान हो सकता है? अगर ऐसा है तो उसे इस बच्चे को किसी भी कीमत पर खींचना था, और फिर उसके लगातार असर में उसे पूरी तरह से भ्रष्ट कर दिया। वांग हाओ ने कियान वानयांग को धक्का दिया। कियान वानयांग, क्या तुम्हें पढ़ना पसंद है? कियान वानयांग एक पल के लिए हैरान रह गया, फिर अपना सिर हिलाया और कहा, बॉस, मुझे पढ़ना पसंद नहीं है। वांग हाओ ने अपना सिर हिलाया और आह भरी, यह अच्छी आदत नहीं है। तुम्हें मुझसे सीखना चाहिए। जब मैं छोटा था तो मैंने अंकल हुआंग की किताबें पढ़ी, और जब मैं बड़ा हुआ तो मैंने सेक्रेटरीज पढ़ी। फफ्त! कियान वानयांग का गला तुरंत भर आया। बॉस, क्या आप ड्राइविंग करते समय चेतावनी दे सकते हैं? यह अचानक ड्राइविंग बर्दाश्त के बाहर है। लिंग लिंग खुद को हैरानी से पूछे बिना नहीं रह सका, वांग हाओ, मुझे याद है कि तुम्हारी कोई सेक्रेटरी नहीं है। वांग हाओ के होंठ थोड़े मुड़े, तुम लोग 5 जीआई के साथ मेरे रिश्ते को नहीं समझोगे, है ना? क्या उसकी सेक्रेटरी और मेरी सेक्रेटरी में कोई फर्क है? तुम! किन फेंग का चेहरा गुस्से से पीला पड़ गया। ये बेशर्म बदमाश असल में अपनी गर्लफ्रेंड पर नज़र रखना चाहता था। वांग हाओ ने किन फेंग को जीत की नज़र से देखा। यंग मैन, मैं तुम्हें 2 रास्ते बताता हूँ। एक तो ये कि तुम ईमानदारी से आकर मेरे लिए जनरल बनो, और मैं तुम्हें दौलत और शोहरत की गारंटी दूंगा। दूसरा ये कि मैं गारंटी देता हूँ कि तुम भविष्य में अपनी गर्लफ्रेंड को फिर कभी नहीं देख पाओगे। तुम बेशर्म हो। किन फैंग का चेहरा ठंडा था। अगर चीजें उसके हिसाब से नहीं हुई तो वह लड़ने के लिए साफ तौर पर तैयार था। कियान वानयांग ने तुरंत सलाह दी, किन फैंग, टैलेंट के मामले में तुम हमारे बॉस से मुकाबला नहीं कर सकते, स्टेटस के मामले में तुम अभी भी हमारे बॉस से मुकाबला नहीं कर सकते। अगर तुम ऐसे ही लड़ते रहे तो तुम्हें ही नुकसान होगा। चेन याओ ने भी मनाने में मदद की, किन फैंग, अगर तुम शामिल होते हो तो सबको फ़ायदा होता है। अगर तुम शामिल नहीं होते हो तो किसी को फ़ायदा नहीं होता। क्यों परेशान होना? लिंग लिंग ने बेबसी से आह भरी। उसे लगा कि अगर वह इसी तरह वांग हाओ के असर में रही तो वह पक्का एक बदमाश छोटी गुंडी बन जाएगी।
किन फैंग ने ठंडी आवाज में कहा, मैंने कहा था, जिनका दाव अलग होता है वे एक साथ प्लान नहीं बना सकते। अगर तुमने जियाओ को छूने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी मौत के घाट उतार दूंगा। बोलने के बाद किन फैंग मुड़ा और चला गया, उसने रुकने का कोई निशान नहीं दिखाया। ये दिलचस्प है। वांग हाओ के होंठ थोड़े मुड़े और वह धीरे से बोला, नेक किरदार, घमंडी पर्सनैलिटी, एक नया हीरो। अगर मैं तुम्हें गुमराह नहीं करूंगा तो मुझे समझदार कैसे माना जा सकता है? बॉस, ये किन फैंग सच में बहुत नाकाबिल है, कियान वानयांग ने गुस्से में कहा। चेन याओ ने सिर हिलाया, बॉस, किन फैंग से निपटना मुश्किल है। क्या हमें ज्वाइन करने के लिए किसी और को ढूंढना चाहिए? वांग हाओ ने कॉन्फिडेंस से मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया, मुझे काबिल और घमंडी लोग पसंद हैं। मैंने इस किन फैंग को लेने का फैसला किया है। कियान वानयांग और चेन याओ ने किन फैंग को हमदर्दी भरी नज़र से देखा। बच्चे, तुम्हें इतना सख्त क्यों होना पड़ा? अब देखो, तुम्हें वांग हाओ ने टारगेट किया है जो बहुत बोर हो गया है। क्या ये मुसीबत को बुलावा देना नहीं है? वांग हाओ अचानक रुक गया। उसे एहसास हुआ कि वह टीवी ड्रामा के उन बड़े विलेन जैसा महसूस कर रहा है जो हीरो को अपना सबऑर्डिनेट बनाना चाहते हैं। लगता है मुझे सबक सीखना होगा और खाई में गिरने से बचना होगा। वांग हाओ ने अपनी ठुड्डी खुजाई, ये सोचते हुए कि किन फैंग को कैसे काबू में किया जाए। तभी एक साफ ठंडी आवाज आई, वांग हाओ, क्या तुम घर आ गए हो? वांग हाओ ने ऊपर देखा और जू कियानकिन को 20 लड़कों के साथ गेट पर खड़ा देखा। ओह, यह मेरी छोटी प्यारी कियानकिन नहीं है। जल्दी से अपने पति की बाहों में जाओ। वांग हाओ ने अपनी बाहें खोली और उससे मिलने गया। जू कियानकिन ने आंखें घुमाईं, अपना पैर मोड़ा और आसानी से वांग हाओ के गले लगने से बच गई। वांग हाओ, मेरे पास तुम्हारे साथ मस्ती करने का समय नहीं है, जू कियानकिन ने बेपरवाही से कहा। पुराने खंडहर कुछ ही दिनों में खुल जाएंगे। मैं इन मार्शल किंग्स को तुमसे मिलवाने लाया हूं ताकि तुम एक दूसरे को बेहतर तरीके से जान सको। इतने आदमियों के बारे में जानने की क्या बात है? वांग हाओ ने एक भान उठाए। अगर तुम ही मुझे जानना चाहते हो तो मुझे और गहराई से समझने में कोई दिक्कत नहीं है। जू कियानकिन का सुंदर चेहरा लाल हो गया। कोई बात नहीं, वह अभी भी एक कुंवारी लड़की थी। वह वांग हाओ, उस बदबूदार गुंडे की इतनी खुली फ्लर्टिंग कैसे झेल सकती थी? यंग मास्टर वांग, मैं शी जियोंग हूँ, स्काईफायर कंपनी के मार्शल किंग्स के इस ग्रुप का लीडर। एक सफ़ेद कपड़े पहने नौजवान ने अपनी मुट्ठियां भींची और अपना परिचय दिया। यंग मास्टर वांग, मैं म्यूशिन हूँ, एपोथेक्री गिल्ड के मार्शल किंग्स के इस ग्रुप का लीडर। काले कपड़े पहने एक नौजवान ने अपनी मुट्ठियां भींची और अपना परिचय दिया। वांग हाओ ने उंगलियां चटकाईं, कियान वानयांग, इन्हें आराम करने ले जाओ। जू कियानकिन की नाजुक भौहें तन गईं। वांग हाओ, मैं इन्हें यहाँ इसलिए लाया हूँ ताकि तुम इन्हें समझ सको, ताकि तुम इमरजेंसी में जल्दी रिएक्ट कर सको। वांग हाओ ने हाथ हिलाया, कोऑपरेट करने की क्या ज़रूरत है? वे छोटी मोटी दिक्कतें खुद ही संभाल सकते हैं, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वे बड़ी दिक्कतें नहीं संभाल सकते तो हम बस भाग सकते हैं। इसके लिए किस सहयोग की ज़रूरत है? जू कियानकिन तुरंत चुप हो गई। ये बात तो समझ में आई। उसने इतना पलटकर जवाब दिया कि वह एक शब्द भी नहीं बोल सकी। लेकिन मुझे उनसे किसी चीज़ में मदद चाहिए। वांग हाओ ने अपनी ठुड्डी खुजाई, उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान थी। वांग हाओ, गड़बड़ मत करो। जू कियानकिन ने चेतावनी दी, वे प्राचीन खंडहरों में जाने के लिए हमारी गारंटी हैं। अगर कुछ भी गलत हुआ तो ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। वांग हाओ ने जू कियानकिन को खाली आंखों से देखा, तुम भी जा रही हो? जू कियानकिन ने सिर हिलाया, मास्टर चाहते हैं कि मैं अंदर जाकर ट्रेनिंग लूँ। और ले जुवान, जिया वेई वेई, भाई लिंग जियाओ और ली युनयांग, ये सब पुराने खंडहरों में जाएंगे। कुल कितने लोग अंदर जा रहे हैं? वांग हाओ ने हैरानी से पूछा। जू कियानकिन ने एक पल सोचा, कुल 200 ग्रुप अंदर जाने के लिए क्वालिफाई हुए हैं और हर ग्रुप से अंदर आने वाले लोगों की संख्या अलग अलग है। मुझे लगता है कि कम से कम 1000 या 1500 लोग तो होंगे ही। 1000 लोग? वांग हाओ तुरंत खुशी से झूम उठा। अब और भी मज़ा आएगा। ओह ठीक है वांग हाओ, जू कियानकिन ने अचानक कहा, आजकल अकेले बाहर न जाना ही अच्छा है। खबर है कि डीवाई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन तुम्हारे खिलाफ कोई कदम उठाने का प्लान बना रहा है। वांग हाओ ने एक भौं उठाई, तुम्हें मेरी इतनी परवाह है, मुझे मत बताओ कि तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है। हे, जू कियानकिन ने वांग हाओ को नफरत भरी नज़र से देखा, फिर मुड़कर चली गई। तुम कहाँ जा रहे हो? क्या तुम आज रात रुकने के लिए वापस आ रहे हो? वांग हाओ ने बार बार पूछा। जू कियानकिन ने बिना पीछे देखे हाथ हिलाया, मैं ले जुवान के घर पर रुक रही हूँ। तुम अकेले सो सकते हो। वांग हाओ ने निराशा में सिर हिलाया, आजकल की लड़कियां इतनी अनरोमांटिक होती हैं, वे असल में चाहती हैं कि उनके पति खाली कमरे में अकेले सोएं। कियान वानयांग और चेन याओ, उसके 2 सबॉर्डिनेट, तुरंत पसीने से तरबतर हो गए। उनका बॉस और भी बेशर्म होता जा रहा था। जू कियानकिन का उससे कोई रिश्ता नहीं था।
लेकिन दूसरी तरफ वह सीधे खुद को उसका पति कहता था। वह सच में खुद को बहुत ज्यादा समझता था। शी जियोंग और मू शिन ने हैरानी से पूछा, यंग मास्टर वांग, आपको हमसे क्या मदद चाहिए? वांग हाओ मुस्कुराया, आपके अभी के कपड़े मेरी मदद नहीं करेंगे। आपको पहले हाई क्लास कपड़े पहनने होंगे। शी जियोंग और मू शिन ने हैरानी से अपने सामान को देखा। ये एकदम नए हाई टेक गियर थे, क्या वे काफ़ी हाई क्लास नहीं थे? अगले दिन तियानबेई यूनिवर्सिटी में एक बार फिर हलचल मच गई। आसमान से लगातार स्पेसशिप नीचे आ रहे थे और उन पर छपे सिंबल ने एक बार फिर तियानबेई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को चौंका दिया। अगर पिछली बार वांग हाओ के 18वें जन्मदिन पर आए लोग ज़्यादातर अमीर लोग थे जिनके पास कोई पावर नहीं थी, तो इस बार सभी विजिटर इंटरस्टेलर फेडरेशन के बड़े रईस थे। क्या हो रहा है? तियानबेई यूनिवर्सिटी में इतने सारे रईस क्यों आ रहे हैं? मैंने सुना है कि वांग हाओ ऑफिशियल पोस्ट बेच रहा है, इसलिए ये लोग उन्हें खरीदने आए हैं। ऑफिशियल पोस्ट बेच रहा है? ऑफिशियल पोस्ट खरीद रहा है? वांग हाओ में इतनी हिम्मत किसने डाली? बिल्कुल, क्या मिलिट्री डिपार्टमेंट के ग्रैंड कमांडर ने उसे उसकी पोस्ट से नहीं हटाया? उसे हटाने की हिम्मत किस में है? वांग हाओ के पीछे एपोथेक्री गिल्ड और स्काईफायर कंपनी का सपोर्ट है। इंटरस्टेलर फेडरेशन में कौन उसे छूने की हिम्मत करता है? लेकिन ऑफिशियल पोस्ट बेचना, क्या मिलिट्री डिपार्टमेंट इसे बर्दाश्त कर सकता है? अगर वे नहीं भी कर सकते तो क्या वे सिर्फ कुछ ऑफिशियल पोस्ट के लिए स्काईफायर कंपनी और एपोथेक्री गिल्ड से जंग करने वाले हैं? मुझे अचानक एहसास हुआ कि वांग हाओ सच में बहुत बुरा है। वह अब ऑफिशियल पोस्ट बेचने की हिम्मत कर रहा है। अगर उसे पावर मिल गई तो वह पक्का इस सदी का सबसे करप्ट ऑफिसर होगा। आज जितने रईस आए हैं उसके हिसाब से मुझे लगता है कि वांग हाओ पावर हासिल नहीं कर पाएगा। हाँ, सही है, मिलिट्री डिपार्टमेंट के ग्रैंड कमांडर ने अपनी चाल चल दी है। वह इन सभी ऑफिशियल पोस्ट को वापस खरीदने के लिए पैसे खर्च करने वाला है, जिससे वांग हाओ एक मामूली कमांडर बन जाएगा। वांग हाओ को पूरी तरह से साइडलाइन करने और अकेले सैनिकों को भर्ती करने की उसकी पावर खत्म करने के लिए थोड़ा पैसा खर्च करना। सच में, पुराना अदरक ज़्यादा तीखा होता है। लेकिन वांग हाओ के पास भी पैसा है, इसलिए इसे एक तरह का आराम माना जा सकता है। पैसे का क्या इस्तेमाल? वांग हाओ स्काईफायर कंपनी का दूसरा सबसे बड़ा शेयर होल्डर और एपोथेक्री गिल्ड का वाइस प्रेसिडेंट है। उसके पास जिस एक चीज़ की कमी नहीं है वह है पैसा, उसे पावर चाहिए। बदकिस्मती से वांग हाओ ग्रैंड कमांडर जैसे बूढ़े लोमड़ी का मुकाबला करने के लिए बहुत छोटा है। उसकी किस्मत में एक मामूली कमांडर ही रहना लिखा है। तियानबेई यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स फील्ड पर वहाँ लोगों की भीड़ थी, कम से कम 5 या 6 हज़ार लोग। और हर अमीर खानदानी वारिस छोटे छोटे स्टूल पर बैठा था। उनके दिल वांग हाओ के टुकड़े टुकड़े करने की इच्छा से भरे हुए थे। वे सभी ऊंचे रुतबे वाले लोग थे, लेकिन वांग हाओ ने न सिर्फ उन्हें बाहर ऑक्शन में शामिल होने के लिए कहा, बल्कि उन्हें छोटे स्टूल पर भी बिठाया। ये बहुत गुस्सा दिलाने वाला था। हालांकि अमीर बिजनेसमैन ज़्यादा शांत थे। आखिरकार उन्होंने पिछली बार शाकाहारी डिश देखी थी, इसलिए अब छोटे स्टूल पर बैठना सच में कुछ नहीं था। इसी समय कियान वान्यांग सामने टेम्पररी ऑक्शन स्टेज पर चला गया। यहाँ आने का सबका मकसद बहुत साफ है, इसलिए मैं कोई समय बर्बाद नहीं करूंगा, कियान वान्यांग ने धीरे से कहा। आगे मैं आपको मेजर जनरल की पोस्ट की शुरुआती कीमत 10 बिलियन इंटरस्टेलर कॉइन से मिलवाऊंगा। बिक्री के लिए 1000 पोस्ट हैं। लेफ्टिनेंट जनरल की पोस्ट के लिए शुरुआती कीमत 30 बिलियन इंटरस्टेलर कॉइन है। बिक्री के लिए 100 पोस्ट हैं। जनरल की पोस्ट के लिए शुरुआती कीमत 100 बिलियन इंटरस्टेलर कॉइन है। बिक्री के लिए कुल 7 पोस्ट हैं। जैसे ही उसकी आवाज़ गिरी, पूरी जगह तुरंत भड़क उठी, खासकर वे अमीर वंशज जो परेशानी खड़ी करने में सबसे आगे थे। धत्तेरे की, ये वांग हाओ ज़रूर पैसों का दीवाना होगा। 10 बिलियन में मेजर जनरल की पोस्ट, वह हमें लूट ही ले। हम में से कोई भी बोली नहीं लगाएगा। चलो इस जगह को एकदम शांत कर देते हैं और देखते हैं कि वांग हाओ में अब भी इतनी हिम्मत है कि वह और घुल मिल सके। हाँ, सही है, आज जिसने भी बोली लगाने की हिम्मत की, मैं उसे मार डालूंगा। हाँ, सही है, जो भी बोली लगाने की हिम्मत करेगा वह हम अमीर खानदानों के खिलाफ जा रहा है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर हालांकि वहां मौजूद अमीर बिजनेसमैन गुस्से में थे, किसी की भी बोलने की हिम्मत नहीं हुई। आखिर वे बिजनेसमैन थे और इन अमीर खानदानों का मुकाबला नहीं कर सकते थे जो ऑफिशियल पोस्ट पर थे। वांग हाओ नीचे बैठा चुपचाप अपने सामने का सीन देख रहा था, खासकर पीले बालों वाले एक जवान आदमी को घूर रहा था। ये पीले बालों वाला नौजवान था जिसने अभी अभी लीड ली थी, जिससे ऑडियंस में बैठे सभी अमीर खानदानी लोग तुरंत भड़क गए। दूसरे शब्दों में, ये पीले बालों वाला नौजवान अमीर खानदानियों के इस ग्रुप का लीडर था। चेन याओ, जो पास में था, ने धीरे से कहा, बॉस, यह आदमी गुवान परिवार से है। मैंने सुना है कि यह गुवान शिनेक्सियोंग का पोता है, जिसका नाम गुवान शे है। वांग हाओ के मुंह के कोने पर एक ठंडी मुस्कान आ गई।
तो यह उस बूढ़े कमीने गुवान शिनिक्सियोंग का पोता है। ये सच में दुश्मनों के लिए एक पतली सड़क है। चेन याओ ने गुवानशी को हमदर्दी भरी नज़र से देखा। चूंकि उसे वांग हाओ ने टारगेट किया था, इसलिए यह बच्चा भविष्य में बहुत दुखी होगा, इसलिए उसे इस आदमी के लिए 3 मिनट पहले ही शोक मना लेना चाहिए। इस समय वांग हाओ ने शिशिनग और म्यूशिन की तरफ उंगलियां चटकाईं, जो उससे ज्यादा दूर नहीं थे। तुरंत करीब 20 जवान लोग खड़े हो गए और गुवानशे और दूसरे अमीर खानदान वालों को गालियां देने लगे। धत्तेरे की, तुम खुद को क्या समझते हो? तुम बेचारे बेवकूफ़ों का झुंड, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो यहाँ बकवास करना बंद करो। मैं इसे आज खरीद रहा हूँ, तुम क्या कर सकते हो? मैं यहीं खड़ा हूँ, अगर तुम में हिम्मत है तो आओ और मुझे काट डालो। महान खानदान वाले कमाल के होते हैं। मुझे अमीर लोगों से सबसे ज़्यादा नफरत है। हाँ, तुम सब बेकार हो, बिना पैसे के यहाँ बकवास कर रहे हो। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर गुवानशे और दूसरे अमीर खानदान वाले पूरी तरह से गुस्से में आ गए। वे आम लोगों के एक ग्रुप को इस तरह गालियां देते हुए कैसे बर्दाश्त कर सकते थे? इस तरह हजारों अमीर वंशज एक के बाद एक भड़क उठे, उनकी बिखरी हुई सच्ची ची खेल के मैदान में भर गई, यहाँ तक कि आसमान में बादल भी उड़ रहे थे, जिससे किसी भी पल लड़ाई छिड़ने का खतरा दिख रहा था। ये देखकर वहां मौजूद अमीर बिजनेसमैन डर गए और एक के बाद एक पीछे हट गए। क्या हो रहा है? कौन जाने, क्या तुम इन नौजवानों के ग्रुप को पहचानते हो? मैं उनमें से किसी को नहीं पहचानता, लेकिन उनकी सारी साधना मार्शल किंग तक पहुंच गई है। वे सभी 20 साल से कम उम्र के लग रहे थे, लेकिन उनकी सारी साधना मार्शल किंग की है। ये थोड़ा अजीब है। क्या वे किसी बड़ी ताकत के ट्रेंड लोग हो सकते हैं? वे जो भी हों, इन अमीर वंशजों से भिड़ने की हिम्मत करना निश्चित रूप से आसान नहीं है। चलो बस ईमानदारी से शो देखते हैं। सहमत हूँ। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। इस समय कियान वानयांग ने ताली बजाई और जोर से कहा, सब चुप हो जाओ। अगर किसी ने ऑक्शन के दौरान कोई हरकत करने की हिम्मत की तो उसकी ऑक्शन क्वालिफिकेशन कैंसिल कर दी जाएगी। जैसे ही उसकी आवाज़ गिरी, हजारों अमीर खानदानी वारिस गुस्से में अपनी असली ची निकाल सके। तुम लोग बस इंतज़ार करो, गुवानशी ने ठंडी आवाज़ में कहा। ऑक्शन खत्म होने के बाद ये यंग मास्टर पक्का तुम सबके टुकड़े टुकड़े कर देगा। शीजियोंग और म्यूशिन ने मुंह बनाया, साफ तौर पर गुवानशी और दूसरे अमीर खानदानी वारिसों को नजर नहीं आ रही थी। खांसी खांसी, कियान वानयांग खांसा। अगला, हम पहले मेजर जनरल मिलिट्री रैंक का ऑक्शन करेंगे, जिसकी शुरुआती कीमत 10 बिलियन इंटरस्टेलर कॉइन होगी। मैं 20 बिलियन की बोली लगाऊंगा। शीजियोंग ने हाथ उठाया और चिल्लाया, साथ ही गुवानशी को उकसाने वाली नज़र से देखना भी नहीं भूला। जैसे ही उसकी आवाज़ गिरी, ऑडियंस में मौजूद सभी लोग हैरानी से चुपचाप शीजियोंग को देखने लगे। शुरू में ही कीमत दोगुनी करना, क्या ये सच में ठीक है? गुस्से से गुवानशी का चेहरा पीला पड़ गया और उसने हाथ उठाकर कहा, मैं 25 बिलियन की बोली लगाऊंगा। शीजियोंग ने गुवानशी को गुस्से से बीच वाली उंगली दिखाई, 40 बिलियन। ये सुनकर गुवानशी और भी गुस्से में आ गया, उसके चारों ओर सच्ची ची की लहर दौड़ गई, जिससे हवा फट गई और बिगड़ गई। यंग मास्टर गुवान, शांत हो जाओ। आज का दिन हमेशा जैसा नहीं है। अगर कुछ अनचाहा हुआ तो ग्रैंड कमांडर को समझाना मुश्किल होगा। उसके बगल वाले आदमी ने जल्दी से गुवानशी को खींचा और गंभीरता से सलाह दी। गुवानशी अचानक कांप उठा। हालांकि गुवान शिनिक्सियोंग उसका असली दादा था, लेकिन अगर उसने उसे दिया गया काम पूरा नहीं किया तो उसे पक्का फैमिली लॉ के तहत लाया जाएगा। अगर वह इस मुश्किल से बच भी गया तो भी उसकी खाल उतर जाएगी। ये सीन देखकर वांग हाओ ने नफरत से होंठ सिकोड़ लिए। गुवान शिनिक्सियोंग सच में बोरिंग है, ऐसे बेकार इंसान को भेज रहा है। चेन याओ ने धीरे से कहा, बॉस आप यह नहीं समझते। हालांकि इन अमीर परिवारों में बहुत से सदस्य होते हैं, लेकिन ज़्यादातर टैलेंटेड नहीं होते। मिलिट्री को लंबे समय तक कंट्रोल करने के लिए ये टैलेंटेड लोग मिलिट्री में ज़रूरी पदों पर होते हैं और उनके पास हमसे निपटने का समय नहीं होता। वांग हाओ ने सिर हिलाया, उसका चेहरा थोड़ा गंभीर था। मिलिट्री पर अमीर लोग हमेशा इसलिए कंट्रोल रख पाते हैं क्योंकि वे अपने लोगों की कद्र करना जानते हैं और टैलेंटेड लोगों का इस्तेमाल भी करते हैं, जबकि इन डैंडी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते। ये दुश्मन आसान नहीं है। बॉस, क्या आप सच में मिलिट्री पर कोई चाल चलने का प्लान बना रहे हैं? चेन याओ खुद को पूछने से रोक नहीं पाया। वांग हाओ मुस्कुराया और जवाब नहीं दिया। जब से उसने उस बदकिस्मत आदमी की बॉडी संभाली थी, ये तय था कि वह रॉयल एकेडमी का दुश्मन होगा, और मिलिट्री रॉयल एकेडमी की स्पोर्ट थी, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से उसके दुश्मन थे। इसलिए चाहे वह बदकिस्मत आदमी के लिए हो या सिन पॉइंट्स के लिए, उसे मिलिट्री को उलट पुलट करने की ज़रूरत थी। अगर किसी में उसे रोकने की हिम्मत थी तो इस दुनिया को पूरी तरह से अस्त व्यस्त होने दो, उसकी वजह से युद्ध को पागल होने दो और उसकी वजह से दुनिया को अशांत होने दो। कुछ ही समय बाद एक के बाद एक मिलिट्री रैंक नीलाम हो गए। बिना किसी अपवाद के उन सभी को इन नेक वारिसों ने खरीद लिया।
और वे अमीर बिजनेसमैन केवल अपना सिर हिला सकते थे और आह भर सकते थे। ऐसा नहीं था कि वे खरीदना नहीं चाहते थे, लेकिन उनके पैसे इन नेक वारिसों का मुकाबला नहीं कर सकते थे। आखिरकार इन नेक वारिसों के पीछे मिलिट्री थी, वे कैसे मुकाबला कर सकते थे। इसके अलावा शी जियोंग, म्यू शिन और दूसरे लोग भी थे जो बिना किसी वजह के कीमतें बढ़ा रहे थे, जिससे कीमतें कई गुना ज़्यादा हो गईं। इस वजह से भी अमीर खानदान के लोग मिलिट्री रैंक मिलने के बाद खुश नहीं हो पाए, बल्कि वे शी जियोंग, म्यू शिन और दूसरों को गुस्से से घूरने लगे। बॉस, ये पैसा क्रेडिट होने के बाद क्या आप इसे उन 10,000 एलीट सैनिकों की ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल करने का प्लान बना रहे हैं? चेन याओ ने हैरानी से पूछा। वांग हाओ ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, मैं एक बड़ा आदमी खरीदने का प्लान बना रहा हूँ। एक बड़ा आदमी? चेन याओ हैरान दिखे। वांग हाओ मुस्कुराया, मैंने पहले ही क्यूलेई से कांटेक्ट कर लिया है और एक टॉप टियर बैटलशिप द वेलोर का ऑर्डर दे दिया है। द वेलोर? चेन याओ की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं और उसकी सांसें तेज हो गईं। अगर याओटियन फेडरेशन का टॉप टियर बैटलशिप टॉमाहॉक क्लास स्पेसशिप है, तो इंटरस्टेलर फेडरेशन का टॉप टियर बैटलशिप वेलोर क्लास स्पेसशिप है। इन्हें टॉप टियर बैटलशिप इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये 3,000 मीटर से ज़्यादा लंबे होते हैं और इनमें 10,000 लोगों की कॉम्बैट फोर्स आ सकती है। साथ ही ये स्पेस कॉम्बैट के लिए कई तरह के छोटे कॉस्मिक अटैक स्पेसशिप से लैस हैं। ये रडार गाइडेंस, ट्रैकिंग, लॉकिंग और कई तरह के एक्टिव फेज एरे सिस्टम का भी इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा बैटलशिप में 1,000 से ज़्यादा हथियार लगे हैं, चाहे वे लेज़र कैनन हो या सॉलिड प्रोजेक्टाइल कैनन, जिनका मिनिमम डैमेज लेवल 4 है और लेवल 5 डैमेज वाले हथियारों की संख्या 30 से कम नहीं है। ये कहा जा सकता है कि वेलोर क्लास स्पेसशिप होना एक 7 दर्जन भर मार्शल एम्परर्स को चुनौती देने की कॉम्बैट पावर के बराबर है। सबसे डरावनी बात यह है कि वांग हाओ के हाथ में स्पेस जेम भी है, और एक बार यह इंस्टॉल हो जाने के बाद इसका मतलब है कि इस वेलोर क्लास बैटलशिप में स्पेस को वार्प करने की एबिलिटी होगी। इस तरह कॉम्बैट पावर निश्चित रूप से दोगुनी हो जाएगी। लेकिन बॉस, अगर हम वेलोर क्लास बैटलशिप खरीदते हैं तो क्या रोजाना के मेंटेनेंस का खर्च बहते पानी जैसा नहीं होगा? चेन याओ परेशान दिखे। हालांकि यह टॉप टियर बैटलशिप अच्छी है, लेकिन मेंटेनेंस का खर्च बिल्कुल बहुत ज़्यादा है और आम लोग इसे अफोर्ड नहीं कर सकते। मेरी अभी की फाइनेंशियल इनकम से मैं सिर्फ यह एक वेलोर क्लास स्पेसशिप अफोर्ड कर सकता हूं और उन 10,000 एलीट सैनिकों की रोजाना की खपत को मेंटेन कर सकता हूं। वांग हाओ ने आह भरी। भविष्य में अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ दुनिया घूमने के लिए ये पैसा खर्च करना होगा। चेन याओ ने सिर हिलाया और अचानक कहा, बॉस, 4 प्रिंसिपलों ने आपके लिए जो 10,000 एलीट सैनिक भर्ती किए थे वे मिल गए हैं। वांग हाओ के मुंह का कोना थोड़ा ऊपर की ओर मुड़ा। उन्हें तीसरे लेवल के ग्रह पर भेज दो जिसे मैंने पोषण गिल्ड को भेजा था, और नीलामी खत्म होने के बाद तुम और कियान वानयांग भी वहां जाना। वहां एक बेस बनाना याद रखना। चेन याओ ने सिर हिलाया और पूछा, क्या होगा अगर ये अच्छे बच्चे ऊपर जाना चाहें? वांग हाओ ने ठंडी आवाज में कहा, उन्हें सीधे तोप से मार गिराओ। चेन याओ चुप रह गया। उसने मन ही मन प्रार्थना की कि ये अच्छे बच्चे कोई मुसीबत खड़ी न करें। कुछ ही देर में नीलामी खत्म हो गई। एक मार्शल जो रैंक अपॉइंट कर सकता था उन्हें असल में नीलाम कर दिया गया, और सिर्फ कुछ रैंक ही बचे जो नीलाम नहीं हुए। ये वो रैंक थे जो वांग हाओ ने अपने 10,000 एलीट सैनिकों के लिए रिजर्व रखे थे। डिंग डोंग, होस्ट को 1107 बड़े और छोटे ऑफिशियल पोस्ट बेचने और कुल 300,000 विलेन पॉइंट्स पाने के लिए बधाई। डिंग डोंग, होस्ट को एक करप्ट ऑफिसर का रास्ता शुरू करने और दूसरों की ताकत उधार लेना टाइटल पाने के लिए बधाई। खांसी खांसी, वांग हाओ का गला तुरंत भर आया। धत्तेरे की, क्या ये सिस्टम और भी सीरियस हो सकता है? करप्ट ऑफिसर का रास्ता से तुम्हारा क्या मतलब है? और दूसरों की ताकत उधार लेना, क्या ऐसा कोई टाइटल है? तुम कुत्ते हो, तुम्हारा पूरा परिवार कुत्ते हैं। वांग हाओ ने गुस्से में सिस्टम को आवाज दी और चेक करने के लिए दूसरों की ताकत उधार लेना टाइटल निकाला। दूसरों की ताकत उधार लेना, एक ऐसा ऑफिसर जो आम लोगों के लिए फायदे नहीं चाहता, जिसमें असली टैलेंट नहीं है, जो ऐशो आराम का लालची है और अपने स्पोर्टर पर भरोसा करके बुरे काम करता है, वह सच में एक टॉप टियर विलेन है। स्किल के साथ आता है बुली बाय अथॉरिटी। इस्तेमाल के बाद ये दूसरों को डरा सकता है, जिससे उन्हें डर लगता है और वे बिना सोचे समझे होस्ट की बात मान लेते हैं। ध्यान दें, होस्ट से ज़्यादा कल्चर वाले लोगों पर इस्तेमाल करने पर यह बेहतर है, इस्तेमाल के 3 दिन बाद तक वैलिड है। एक करप्ट ऑफिसर की जिंदगी का सारांश, पावर मिलने के बाद हवाएं और बादल छा जाते हैं और तब से एक छोटे इंसान का चेहरा दूसरों को बुरा लगता है। इसे पढ़ने के बाद वांग हाओ का दिल टूटने ही वाला था। धत्तेरे की, उसने अपने स्पोर्टर पर भरोसा करके बुरे काम करने की बात मान ली, लेकिन असली टैलेंट की कमी और मज़े के लालची होने का क्या मतलब था? वह साफ तौर पर अपने सबॉर्डिनेट्स को मौके दे रहा था, ठीक है। हालांकि ये देखते हुए कि बुली बाय अथॉरिटी स्किल बुरी नहीं थी, वह सिस्टम से बहस नहीं करेगा।
उसी समय वान हाओ के दिमाग में अचानक एक सीन आया जहां नेक शूरवीरों के एक ग्रुप ने उसे घेर लिया और चिल्लाया, भ्रष्ट अधिकारी, अपनी जान ले लो। इस तरह का मेलोड्रामेटिक प्लॉट नहीं दिखेगा, है ना? वान हाओ ने इसके बारे में सोचा और महसूस किया कि उन छोटे लोगों को फायदा उठाने से रोकने का एकमात्र तरीका अपने सुरक्षा उपायों को मजबूत करना था। गड़गड़ाहट। जैसे ही नीलामी खत्म हुई, एक दहाड़ सुनाई दी। हजारों नेक बच्चों ने शीजियोंग, म्यूशिन और दूसरे 20 मार्शल किंग्स को घेर लिया और लगातार अपनी सच्ची चीजें उन पर हमला कर रहे थे। वान हाओ ने ठंडी आवाज में कहा, कुत्ते को मारने से पहले मालिक को देखना चाहिए। इन लोगों ने सच में उसे गंभीरता से नहीं लिया। बॉस, हमें क्या करना चाहिए? चेन याओ के हाथ में पहले से ही एक बड़ी कृपाण थी जो किसी भी समय आगे बढ़कर लड़ने के लिए तैयार थी। जब कुछ भी गलत नहीं है तो तुम सेबर क्यों पकड़े हुए हो? वान हाओ ने चेन याओ की तरफ देखा, फिर चुपचाप एक लेवल 4 डैमेज ग्रेनेड निकाला, पिन खींचा और उसे शरीफ बच्चों की भीड़ में फेंक दिया। चेन याओ की पलकें झपकीं और उसके दिल में एक बड़ा क्या बकवास है निकला। तो यह उसे सेबर न पकड़ने देने की वजह थी। हे भगवान, एक लेवल 4 ग्रेनेड! कोई घबराहट में चिल्लाया और फिर शरीफ बच्चों का एक ग्रुप बचने के लिए भागा और साथ ही जल्दी से अपनी एनर्जी शील्ड भी एक्टिवेट कर ली। गड़गड़ाहट। अगले ही सेकंड धीरे धीरे एक मशरूम जैसा बादल उठा और पूरा ट्रेनिंग ग्राउंड तुरंत गायब हो गया। चिलचिलाती गर्मी काफी देर तक बनी रही। वान हाओ ने लेवल 4 ग्रेनेड की एक्सप्लोसिव पावर को देखा और सोचा, अगर यह पहले धरती पर होता तो यह पूरी तरह से एक न्यूक्लियर वॉरहेड जैसा होता। जब सब कुछ शांत हो गया तो गुवानशे और अमीर बच्चों का ग्रुप उदास चेहरे के साथ वहां आया। ग्रेनेड किसने फेंका? जल्दी करो और सामने आओ, नहीं तो अगर मुझे पता चला तो मैं उसके पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा। धत तेरे की, तुमने हम पर ग्रेनेड फेंकने की हिम्मत की, मैं ग्रेनेड को उसके गुलदाउदी में भर दूंगा। जैसे ही अमीर बच्चे गालियां दे रहे थे, वान हाओ ने एक और लेवल 4 का ग्रेनेड निकाला, धीरे से पिन खींचा और भीड़ में फेंक दिया। हे भगवान, ये बच्चा वान हाओ है। धत तेरे की, मुझे हमेशा लगता था कि मैं काफी कानून तोड़ने वाला हूं, लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि हमेशा कोई ना कोई बेहतर होता है। ये कमीना क्या करना चाहता है? क्या वह हमें चुप कराने के लिए हमें मारना चाहता है? हो सकता है यह आदमी बहुत हिम्मत वाला हो सकता है वह सच में हमें मारना चाहता हो। बकवास बंद करो, जल्दी से एनर्जी शील्ड एक्टिवेट करो। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। गड़गड़ाहट। अगले ही सेकंड उम्मीद के मुताबिक जोरदार गर्जना हुई। इस धमाके से पूरे ट्रेनिंग ग्राउंड पर एक बड़ा गड्ढा बन गया और चिलचिलाती गर्मी ने खाली जगह को भी बिगाड़ दिया। जब सब कुछ फिर से शांत हो गया तो अमीर बच्चों ने राहत की सांस ली ही थी, ये सोचकर कि वे एक और मुसीबत से बच गए हैं। तभी उन्होंने वान हाओ को एक और लेवल 4 का ग्रेनेड निकालते देखा। रुको रुको मार्शल, प्लीज रहम करो। अमीर बच्चे इतने डर गए थे कि वे बार बार गिड़गिड़ा रहे थे। वे सब जानते थे कि वान हाओ त्यानहुओ कंपनी का दूसरा सबसे बड़ा शेयर होल्डर था और उसके पास इन मिलिट्री इक्विपमेंट की कभी कमी नहीं थी। अगर उन्होंने जल्दी से रहम की भीख नहीं मांगी तो कौन जानता था कि वह अगले कितने ग्रेनेड फेंकेगा। वान हाओ ने शीजियोंग, मूशिन और दूसरों को देखा, क्या उन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई? शीजियोंग और मूशिन तुरंत समझ गए और तुरंत जमीन पर लेट गए, रोने लगे। लगता है मेरे पैर में चोट लगी है, मेरी कमर काम नहीं कर रही है, मेरा हाथ, मेरा सिर। वान हाओ ने अपने हाथ में लेवल 4 के ग्रेनेड से खेला और ठंडेपन से कहा, तुमने मेरे लोगों को घायल किया है, क्या तुम्हें मेडिकल खर्च का हर्जाना नहीं देना चाहिए? अमीर बच्चों के चेहरे काले पड़ गए, उन्हें लगा जैसे उनके साथ धोखा हुआ हो। शिजियोंग और दूसरों का इस्तेमाल करके नीलामी की कीमत बढ़ाना और अब उनसे ज़बरदस्ती पैसे ऐंठना, वह उनसे भी ज़्यादा घिनौना था। लगता है तुम हर्जाना देने का प्लान नहीं बना रहे हो। वान हाओ ने धीरे से खींचा, पिन फिर से बाहर निकाली गई और ग्रेनेड अमीर बच्चों की भीड़ में फेंक दिया गया। धत तेरे की, फिर से। अच्छे नौजवान डर के मारे चिल्लाने लगे, आगे सोचने की हिम्मत नहीं हुई और उन्होंने जल्दी से अपनी एनर्जी शील्ड एक्टिवेट कर ली। बूम बूम। अगले ही सेकंड धरती हिला देने वाली दहाड़ फिर से सुनाई दी और जमीन जोर से हिली। जब चिलचिलाती गर्म हवा फिर से जमीन पर बही और सब कुछ शांत हो गया तो इस बार अमीर नौजवानों की एनर्जी शील्ड काफी धुंधली थी। मुझे लगता है कि 100 बिलियन इंटरस्टेलर कॉइन मेडिकल खर्च के लिए काफी होने चाहिए। वान हाओ ने एक और लेवल 4 ग्रेनेड निकाला। गुवानशी और दूसरों के चेहरे पूरी तरह काले पड़ गए। ये पूरी तरह से जबरदस्ती वसूली थी। हालांकि उनके पास विरोध करने की कोई जगह नहीं थी। अगर वे पैसे नहीं देते और 2 और लेवल 4 ग्रेनेड आते तो वे चाहकर भी बचाव नहीं कर पाते। वान हाओ के पैसे लेने के बाद गुवानशी और अमीर नौजवानों का ग्रुप ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें माफी मिल गई हो। वे अपने स्पेसशिप की ओर भागे और रेंगने लगे, इस शैतान मार्शल से एक पल भी निपटना नहीं चाहते थे। हालांकि वे बिगड़े हुए बच्चे होने के लिए बदनाम थे, उनके तरीके वान हाओ के मुकाबले वे बहुत कम बेरहम थे। कम से कम वे इतने सारे अच्छे नौजवानों पर ग्रेनेड फेंकने की हिम्मत तो नहीं करते।
लेकिन वान हाओ ने न सिर्फ फेंके बल्कि एक के बाद एक 3 फेंके। अगर उन्होंने पैसे नहीं दिए होते तो वह फेंकना जारी रख सकता था। बॉस, आपने सिर्फ 100 बिलियन इंटरस्टेलर कॉइन ही क्यों वसूले? चेन याओ ने थोड़ा हैरान होकर पूछा। उसकी समझ के हिसाब से वान हाओ ऐसा इंसान होना चाहिए जो मरने तक वसूलता रहे। वान हाओ मुस्कुराया, अगर मैंने उनसे एक ही बार में बहुत ज्यादा वसूला तो वे अगली बार मुझे देखते ही भाग जाएंगे। क्या मेरा बहुत कुछ नहीं जाएगा? चेन याओ ने सोचते हुए सिर हिलाया। इसलिए वह मेढक को गर्म पानी में उबालना चाहता था, एक एक करके काटना चाहता था ताकि इन बिगड़े बच्चों को इतना दर्द न हो। तभी जू कियानकिन दौड़कर आए। वान हाओ, जल्दी चलो, इस बार पुराने खंडहर जल्दी खुल गए हैं। जल्दी खुल गए? वान हाओ हैरान रह गया। मैं रास्ते में समझा दूंगा। जू कियानकिन ने वान हाओ को खींचा और भाग गई और शी जियोंग, म्यूशिन और दूसरों की तरफ हाथ हिलाकर सबको जल्दी आने का इशारा किया। वान हाओ ने जू कियानकिन का छोटा हाथ दबाया और चिढ़ाने से खुद को रोक नहीं पाया। छोटी प्यारी कियानकिन, तुम बहुत मेहनत कर रही हो और इतनी प्रोएक्टिव हो। तुम्हारे पति दिमागी तौर पर तैयार नहीं थे। जू कियानकिन का सुंदर चेहरा थोड़ा लाल हो गया। वह अपना हाथ वापस खींचना चाहती थी, लेकिन वान हाओ ने उसे कसकर पकड़ रखा था और छोड़ नहीं रहा था। ये देखकर कि वह अपना हाथ वापस नहीं खींच सकती, जू कियानकिन बस पीछे मुड़ी और वान हाओ को घूरते हुए समझाया, मास्टर ने मैसेज भेजा है। इस बार पुराने खंडहर जल्दी खुल गए क्योंकि प्रेसिडेंशियल पैलेस ने उन्हें खोलने का तरीका सीख लिया है। प्रेसिडेंशियल पैलेस के लोग पहले ही अंदर जा चुके हैं। अगर हम जल्दी नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। प्रेसिडेंशियल पैलेस? वान हाओ ने भौहें चढ़ाकर पूछा, क्या सीनियर भाई भी अंदर गए? जू कियानकिन ने सिर हिलाया, भाई लिंग जियाओ प्रेसिडेंशियल पैलेस द्वारा ट्रेनिंग दिए जा रहे एक खास व्यक्ति हैं, इसलिए वह भी इस बार अंदर जाने वालों की लिस्ट में हैं। और प्रेसिडेंशियल पैलेस ने इस बार कुल 500 लोगों को भेजा है। 500 लोग? वान हाओ चिल्लाए, कुल 1000 लोग अंदर जा सकते हैं, लेकिन प्रेसिडेंशियल पैलेस ने सीधे आधे लोगों पर कब्जा कर लिया। ये फायदा बहुत साफ है। तो हमें वहां जाने के लिए तुम्हारा लाइट ड्रैगन लेना होगा। जू कियानकिन ने वान हाओ को लाइट ड्रैगन स्पेसशिप में खींच लिया। वान हाओ ने अपने गाल की तरफ इशारा किया और मुस्कुराते हुए कहा, जब तक तुम मुझे यहाँ किस करोगी तुम्हारा पति स्पेशल जेम निकाल लेगा। तुम बिग गर्ल? जू कियानकिन का सुंदर चेहरा गुस्से से लाल हो गया। शी जियोनग, म्यूशिन और बाकी 20 मार्शल किंग सभी होश में अपने काम में लग गए। वे इन दोनों में से किसी को भी नाराज नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने ये दिखाने का फैसला किया कि उन्होंने कुछ नहीं देखा। अगर तुम मुझे किस नहीं करने वाले हो तो लिंग लिंग को यूनिवर्स में धीरे धीरे गाड़ी चलाने दो। वान हाओ ने बेपरवाही से कंधे उचका दिए। जू कियानकिन ने एक गहरी सांस ली, जल्दी से वान हाओ के गाल पर किस किया और लाल चेहरे और गुस्से से कहा, अब क्या तुम इसे निकाल सकते हो? वान हाओ ने खुशी से सिर हिलाया, स्पेशल जेम निकाला और कॉकपिट में चला गया। जू कियानकिन ने अपना लाल हुआ छोटा सा चेहरा ढक लिया और शर्म से पैर पटकते हुए कहा, धत्तेरे की। थोड़ी देर बाद लाइट ड्रैगन स्पेसशिप 1 दर्जन से ज्यादा स्पेशल जंप के बाद बोटार नाम के लेवल 4 प्लैनेट पर पहुंचा। जब स्पेसशिप लैंड हुआ और वान हाओ और बाकी लोग लाइट ड्रैगन स्पेसशिप से बाहर निकले तो उन्होंने अपने सामने जमीन पर एक बहुत बड़ा काला शीशा देखा। उसके चारों ओर कुछ अजीब पत्थर के पहाड़ भी थे जो घने अनजान निशानों से ढके हुए थे। चलो अंदर चलते हैं। जू कियानकिन ने एक गहरी सांस ली और सबसे पहले काले शीशे पर कूदी। फिर उसका पूरा शरीर ऐसे गायब हो गया जैसे वह पानी में गिर गई हो। शी जियोंग, म्यूशिन और बाकी लोगों ने बिना झिझक के जल्दी से नीचे कूद गए। तुम भी हमारे साथ चलो। वान हाओ ने लिंग लिंग का छोटा सा हाथ पकड़ा, फिर हाथ हिलाया और लाइट ड्रैगन स्पेसशिप को हटा दिया। मैं भी जा रही हूँ। लिंग लिंग ने अपना छोटा सा सिर झुकाकर पूछा। वान हाओ ने सिर हिलाया, फिर लिंग लिंग को खींचा और सीधे नीचे कूद गया। काले शीशे में कूदते ही वान हाओ की नज़र तुरंत काली हो गई और उसका पूरा शरीर घूमने लगा। थोड़ी देर बाद जब उसकी नज़र वापस आई तो उसने खुद को एक बड़े जंगल में पाया। वहाँ आसमान, जमीन और यहाँ तक कि सूरज, चांद और तारे भी थे। ये कहाँ है? लिंग लिंग ने अपने आसपास सब कुछ स्कैन करने के लिए अपना स्मार्ट ब्रेसलेट खोला, लेकिन उसे कोई काम का डेटा नहीं मिला। ये पुराने खंडहर हैं। जू कियानकिन पास आए और समझाया, पुराने खंडहर अपनी जगह बनाते हैं। अभी इंसान यह नहीं बता सकते कि यह कैसे बना था। वान हाओ ने कहा, लिंग लिंग जाकर देखो। लिंग लिंग ने सिर हिलाया, अपने छोटे पैरों से जमीन को धक्का दिया और दूर उड़ गई। दहाड़! तभी एक जोरदार दहाड़ आए और तुरंत सबने एक बहुत बड़ा बंदर देखा जो तोप के गोले जैसा था, अपनी ओर झपट रहा था। क्या यहाँ राक्षसी जानवर भी हैं? वान हाओ हैरान था। जू कियानकिन ने बंदर जैसे राक्षसी जानवर को सावधानी से देखा। ये जगह अपने आप में एक जगह बनाती है। यहाँ राक्षसी जानवरों के पैदा होने में क्या अजीब बात है। इस राक्षसी जानवर में एक मार्शल किंग जितनी ताकत है। चलो मिलकर हमला करते हैं।
शी जियोंग और म्यूशिन ने बाएं और दाएं से हमला किया और बाकी 18 मार्शल किंग्स ने भी सिस्टमैटिक तरीके से बंदर जैसे राक्षस पर हमला किया। दहाड़, बंदर जैसा राक्षस दहाड़ा, जोर से जमीन पर पैर पटका और बिजली की तेजी से शी जियोंग और म्यूशिन की तरफ झपटा। उसी समय उसका बड़ा मुंह खुला, थंडर ड्रैगन की तरह दहाड़ा, जिससे हवा में लहरें उठने लगीं। अच्छा नहीं, जल्दी से बचो। सबके कान के पर्दे दर्द से बज रहे थे और उनके चेहरे एकदम बदल गए। ये बंदर जैसा राक्षस जितना उन्होंने सोचा था उससे ज्यादा ताकतवर था, कम से कम मार्शल किंग लेवल 8 तक तो पहुंच ही गया था। उनके अभी के 20 मार्शल किंग लेवल 1 और 2 मार्शल आर्टिस्ट के साथ उसका सामना करना असल में मौत को बुलाने जैसा ही था। क्रैक क्रैक, बंदर जैसे राक्षसी जानवर का बड़ा और तेज पंजा हवा में फटा और जोर से एक बड़े पेड़ पर जा लगा। पेड़ तुरंत चूरा बन गया और हर जगह लकड़ी का बुरादा उड़ गया। क्या तुम इस बंदर जैसे राक्षसी जानवर से निपट सकती हो? जू कियानकिन ने उम्मीद से वांग हाओ को देखा। वांग हाओ ने आंखें घुमाईं और बेसब्री से कहा, छोटी प्यारी कियानकिन, हालांकि तुम्हारा पति बहुत बहादुर है, मैं तो सिर्फ एक मार्शल एंसेस्टर लेवल 2 हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि मैं अपने लेवल से ऊपर की चुनौती देने पर भी मार्शल किंग लेवल 8 के राक्षसी जानवर को हरा सकता हूँ? जू कियानकिन का चेहरा शर्म से लाल हो गया और उसने वांग हाओ को घूरा। ये बदमाश उसका फायदा उठाना कभी नहीं भूलता था। वह सच में एक बिगड़ा हुआ आदमी था। तभी पीछे से एक ठंडी, दांत पीसती हुई आवाज आई, वांग हाओ। जू कियानकिन ने अपना सिर घुमाया और ली को देखा। यूनयांग नफरत भरी आंखों से वांग हाओ को देख रहा था। वांग हाओ के होंठ थोड़े मुड़ गए। मुझे अचानक एहसास हुआ कि इस मार्शल किंग लेवल 8 के बंदर जैसे राक्षस से निपटना इतना मुश्किल नहीं लगता। जू कियानकिन ने सिरदर्द से अपना माथा रगड़ा। उसे पक्का अंदाजा था कि यह बड़ा बुरा आदमी ली यूनयांग को फिर से परेशान करने के लिए कोई खतरनाक चाल चलने वाला है। अच्छा नहीं, जल्दी पीछे हटो। शी जियोनग, म्यूशिन और बाकी लोग जल्दी से वांग हाओ और जू कियानकिन की तरफ चले गए। ये बंदर याओ जानवर बहुत ताकतवर था, अपनी ताकत से वे इसे हरा नहीं सकते थे। वांग हाओ, आज मैं तुम्हें पक्का मार डालूंगा। ली यूनयांग का चेहरा बहुत डरावना था। उसे एहसास हुआ कि अब उसके जीने का एकमात्र मकसद वांग हाओ को मारना है। ली यूनयांग के पीछे दर्जन भर मार्शल किंग्स ने भी अपने हथियार निकाल लिए, वांग हाओ और दूसरों पर निशाना साधा। आने से पहले उन्हें ग्रैंड कमांडर से ऑर्डर मिला था कि अगर मौका मिले तो उन्हें वांग हाओ को खत्म करना होगा। जू कियानकिन ने कड़वी मुस्कान दी। ये सब इसलिए था क्योंकि वांग हाओ, जो मुसीबत खड़ी करने वाला था, हर जगह दिक्कतें खड़ी करता था। अब जैसे ही वे पुराने खंडहरों में घुसे, वे सामने एक बंदर और पीछे दुश्मनों के बीच फंस गए। यंग मास्टर वांग, यंग मिस कियानकिन, आप दोनों पहले जाओ। शी जियोंग और म्यूशिन के चेहरे गंभीर थे, साफ था कि उन्होंने मरने तक लड़ने का मन बना लिया था। वांग हाओ ने ली यूनयांग की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, ली यूनयांग, हम पुराने जान पहचान वाले हैं। क्या तुम इस बंदर याओ बीस्ट को रोकने में हमारी मदद करोगे? जू कियानकिन और बाकी लोग चुप थे। ली यूनयांग अब चाहता था कि वह वांग हाओ के 1000 टुकड़े कर दे, फिर भी वांग हाओ अब भी चाहता था कि ली यूनयांग इस बंदर याओ बीस्ट से बचने में उसकी मदद करे। क्या यह आदमी दिन में सपना देख रहा था या पूरी तरह जागा नहीं था? दहाड़ दहाड़, बंदर याओ बीस्ट ने एक जोरदार दहाड़ मारी और उसका बड़ा शरीर तुरंत भीड़ की ओर तोप के गोले की तरह झपटा। भाड़ में जाओ। उसी समय ली यूनयांग ने अपनी बड़ी तलवार निकाली, दहाड़ा और वांग हाओ की ओर बढ़ा। कितना अच्छा इंसान है, मैंने बस पूछा था और वह सच में मदद करने आया था। वांग हाओ ने ली यूनयांग को प्यार से देखा। जू कियानकिन ने आंखें घुमाईं। क्या इस आदमी को कोई सेल्फ अवेयरनेस थी? क्या ली यूनयांग मदद करने आया था? वह तो साफ तौर पर उसे मारने आया था, है ना? तभी वांग हाओ ने 2 पोशन निकाले, एक ली यूनयांग पर और दूसरा बंदर याओ बीस्ट पर फेंका। ये किस तरह का पोशन है? जू कियानकिन ने हैरानी से पूछा। वांग हाओ ने बंदर याओ बीस्ट के बड़े पंजे को देखा जो बहुत जोर से आ रहा था। जू कियानकिन को खींचा और भाग गया। हवा तेज है, चलो अलग हो जाते हैं। जल्दी भागो। शी जियोंग, म्यूशिन और बाकी लोगों ने हिचकिचाने की हिम्मत नहीं की और तुरंत वांग हाओ के पीछे चले गए। आने से पहले उन्होंने वांग हाओ के बारे में बहुत सारी जानकारी देखकर डिटेल में रिसर्च की थी। वे इस नतीजे पर पहुंचे, वांग हाओ के पीछे चलो और फायदा होगा। अगर वे विरोध करने की हिम्मत करते तो ज्यादा से ज्यादा वे दुख के साथ क्राइसेंथेमम रेमनेंट या शैटर्ड एग्स गाते और ज्यादा से ज्यादा वे सीधे राजा यंग को रिपोर्ट करते। तो जब वांग हाओ ने ऑर्डर दिया तो उनमें से किसने उस पर सवाल उठाने की हिम्मत की? बेहतर होगा कि वे बस भाग जाएं। जब दोनों पोशन टूट गए तो तुरंत 2 धुंध फैल गई जिसने बंदर याओ बीस्ट और ली यूनयांग के ग्रुप को घेर लिया। हम्फ, वांग हाओ, तुम मुझे बहुत कम समझते हो। ये जहर मेरे खिलाफ बेकार हैं जो स्वर्ग और पृथ्वी पर चढ़ने वाली ड्रैगन आर्ट की खेती करता है। ली यूनयांग ने ठंडी सांस ली और वांग हाओ का पीछा करने के लिए मुड़ा।
वांग हाओ के होंठ थोड़े मुड़े, यह जहर नहीं है, ये बस एक खुशबू वाला पोषण है। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, बंदर याओ बीस्ट का बड़ा शरीर तुरंत ली यूनयांग और दूसरों की ओर तोप के गोले की तरह झपटा और उसकी आंखें दो रूबी की तरह लाल चमक उठीं। उसी समय इस बंदर याओ बीस्ट की ताकत पहले से भी ज्यादा हो गई, मार्शल किंग 9th लेवल तक पहुंच गई, मानो उसे गर्मी लग रही हो। ली यूनयांग का चेहरा एकदम बदल गया। बंदर याओ बीस्ट को हमला करते देख उसे सोचने का समय नहीं मिला। उसके शरीर के अंदर से एक ताकतवर ची निकली और उसी समय उसकी चमकती हुई बड़ी तलवार, जिसमें जबरदस्त तलवार ची भरी थी, जोर से नीचे गिरी। क्लैंग क्लैंग क्लैंग, तुरंत तलवार की रोशनी की धारें फूट पड़ीं, जैसे रात के आसमान में बिखरे तारे हों। हवा में चिंगारियां बिखरीं, साथ में मेटल पर मेटल के टकराने की आवाज भी आई। लेकिन बंदर याओ बीस्ट का मुलायम दिखने वाला फर असल में लोहे से भी ज्यादा सख्त था, जिससे निपटना बहुत मुश्किल हो गया था। फफ्त 2 राउंड से भी कम समय में ली यूनयांग के ग्रुप का फॉर्मेशन टूट गया और एक एक करके बंदर याओ बीस्ट ने उन्हें जमीन पर पटक दिया, जिससे ताज़ा खून निकलने लगा। दहाड़ दहाड़, ये देखकर बंदर याओ बीस्ट ने जोश में अपनी छाती पीट ली और खुशी से चिल्लाया। वांग हाओ और बाकी लोग किनारे खड़े थे, लेकिन इस बंदर याओ बीस्ट ने उन्हें पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया। जू कियानकिन ने वांग हाओ की आस्तीन खींची और हैरानी से पूछा, क्या हो रहा है? वांग हाओ ने आह भरी, ये बंदर बचपन से ही पुराने खंडहरों में बंद है, इसलिए यह नेचुरली अकेला और बेचैन है। अब जब इसका सामना ली यूनयांग के जानवरों के ग्रुप से हुआ है, तो यह नेचुरली खुश महसूस कर रहा है, जैसे अपने ही जैसे जानवरों को देख रहा हो। इसलिए इस एक्साइटमेंट ने इसकी लड़ने की ताकत को और मजबूत कर दिया है। मेरा अंदाजा है कि यह बंदर याओ बीस्ट जल्द ही दूल्हा बन जाएगा। बदबूदार गुंडा। ज़ुकियानकिन शर्मा गई और चुपचाप गाली देने से खुद को रोक नहीं पाए। अपनी तरह के लोगों को देखकर क्या खुशी हुई। ये साफ तौर पर उन 2 दवाओं का असर था। शी जियोंग और म्यूशिन हैरान रह गए। हालांकि उन्होंने जो जानकारी रिसर्च की थी, उससे पता चला कि वांग हाओ को भड़काना कितना मुश्किल था, लेकिन उन्हें सच में उम्मीद नहीं थी कि यह आदमी ऐसा कुछ करेगा। अरे चलो, वांग हाओ ने ज़ुकियानकिन का छोटा हाथ पकड़ा, सिर हिलाया और कहा, चलो उनके बंदर इंसान के रोमांस में देर नहीं करते। ज़ुकियानकिन का सुंदर चेहरा शर्म से लाल हो गया। वह अपना हाथ खींचना चाहती थी, लेकिन वांग हाओ ने उसे कसकर पकड़ रखा था, बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। तभी एक प्यारी सी हंसी आई। वांग हाओ, तुम फिर से गुंडे बन रहे हो। वांग हाओ ने मुड़कर देखा और ले जुबान और जिया वेई वेई को लोगों के एक ग्रुप को ले जाते हुए देखा। ओह, जल्दी से अपने कमरे में आओ, पति की बाहों में। वांग हाओ ने उन्हें गले लगाने के लिए अपनी बाहें खोलीं। जिया वेई वेई ने बड़ी चतुराई से वांग हाओ के गले लगने से बचते हुए बंदर याओ बीस्ट की बाहों में संघर्ष कर रहे ली यूनयांग को देखा और उत्सुकता से पूछा, क्या हो रहा है? वांग हाओ ने आह भरी, इस बच्चे ने याओटियन फेडरेशन में बहुत ज्यादा मार खाई, जिससे वह इंसानी प्यार से पूरी तरह निराश हो गया। तो उसने प्यार का सबसे पुराना तरीका चुना। फट, जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, वहां मौजूद सभी लोग तुरंत हंस पड़े। उसके बाल भी नहीं कटे थे, क्या ये बहुत पुराना नहीं था? बिल्कुल नहीं। जिया वेई वेई ने ली यूनयांग को हमदर्दी से देखा। हालांकि वांग हाओ ये सब करने के लिए एक बदमाश था, ली यूनयांग को इस तरह हार नहीं माननी चाहिए थी, है ना? ले जुबान ने अपना सिर हिलाया। उसे एहसास हुआ कि वांग हाओ सच में एक बहुत बुरा असर डाल रहा था। ज़ुकियानकिन की पलकें फड़कीं। उसने पाया कि वांग हाओ के मुंह से एक भी शब्द सच नहीं था, वह बस झूठ बोलता था। तभी लिंगलिंग आसमान से नीचे उतरी और खुशी से चिल्लाई, वांग हाओ, मुझे आगे एक महल मिला है। एक महल। सबकी आंखें चमक उठीं। उन्होंने अब ली यूनयांग और बंदर के बीच की अनकही प्रेम कहानी पर ध्यान नहीं दिया और एक साथ आगे बढ़ गए। सबके जाने के बाद ली यूनयांग ने एक गहरी सांस ली और उसकी बड़ी तलवार ने बंदर याओ बीस्ट की आंख पर बेरहमी से वार किया। फफ, तुरंत बंदर याओ बीस्ट की लाल आंख में छेद हो गया और खून की एक धार तुरंत निकल पड़ी। दहाड़, बंदर याओ बीस्ट दहाड़ा और ली यूनयांग को थप्पड़ मारकर उड़ा दिया। एक मार्शल किंग ने यह देखकर तुरंत अपने पीछे से एक रॉकेट लॉन्चर निकाला और बंदर याओ बीस्ट पर निशाना साधा। बूम बूम बूम, अगले ही सेकंड जंगल में एक जोरदार दहाड़ गूंजी। जब सब कुछ शांत हो गया, तो ली यूनयांग खून से लथपथ, शरीर के अंदर कई हड्डियों के फ्रैक्चर के साथ बड़ी मुश्किल से जमीन से ऊपर चढ़ा। वह जो दर्जन भर मार्शल किंग्स लाया था, उन्हें भी अलग अलग लेवल की चोटें आई थीं। वांग हाओ, यह अभी खत्म नहीं हुआ है। ली यूनयांग का चेहरा डरावना सा बिगड़ गया था। वह यह मान ही नहीं पा रहा था कि वांग हाओ से दोबारा मिलने के बाद भी उसे ही नुकसान हो रहा है। हालांकि यह अच्छी बात थी कि यह घटना इतनी अचानक हुई कि मिलिट्री ने उसके लिए जो ट्रम्प कार्ड तैयार किया था, उसका इस्तेमाल नहीं हुआ, वरना वांग हाओ से निपटना शायद मुमकिन नहीं होता। पुराने खंडहरों के अंदर वांग हाओ और उसका ग्रुप महल की जगह पर पहुंचा, लेकिन पहुंचने पर उन्होंने देखा कि वहां पहले से ही बहुत सारे जवान लड़के और लड़कियां जमा हो गए थे।
तभी एक हैरान आवाज आई, जूनियर ब्रदर। वांग हाओ ने अपना सिर घुमाया और देखा कि लिंग जियाओ मार्शल किंग्स के एक बड़े ग्रुप को लीड कर रहा है, जो तेजी से उसकी ओर दौड़ रहा है। सीनियर ब्रदर, क्या आपने नहीं कहा था कि आपके प्रेसिडेंशियल पैलेस से 500 से ज्यादा लोग आए हैं? आप इतने ही क्यों हैं? वांग हाओ ने हैरानी से इधर उधर देखा और पाया कि लिंग जियाओ के ग्रुप के अलावा बाकी लोग प्रेसिडेंशियल पैलेस के मेंबर नहीं थे। लिंग जियाओ गुस्से से मुस्कुराया, सीनियर ब्रदर ने किसी को नाराज कर दिया, इसलिए मुझे यहाँ महल की रखवाली के लिए रखा गया और बाकी सब खजाने की खोज में चले गए। किसी को नाराज कर दिया? ले जुबान। जू कियानकिन और जिया वेई वेई हैरान दिखे। लिंग जियाओ के बारे में वे जितना जानते थे उससे लगता था कि वह लोगों को नाराज करने वाला नहीं था। फफ। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, लिंग जियाओ के पीछे खड़े मार्शल किंग्स जोर से हंस पड़े। लिंग जियाओ ने अजीब तरह से अपना सिर खुजलाया। बात ऐसी है, मैंने एक बहुत सुंदर लड़की देखी और सोचा कि वह मेरे सपनों की औरत है, इसलिए मैंने जूनियर ब्रदर के सिखाए हुए गहरे मतलब का इस्तेमाल किया, लेकिन पता चला कि यह औरत प्रेसिडेंट के बेटे की गर्लफ्रेंड थी। वांग हाओ हैरान होकर लिंग जियाओ को देखता रहा। उसे सच में उम्मीद नहीं थी कि यह सीनियर ब्रदर इतना काबिल होगा। लड़कियों को उठाना नहीं, किसी की गर्लफ्रेंड को चुराना, वह तो असल में प्रेसिडेंट की बहू के पीछे पड़ गया। लिंग जियाओ ने वांग हाओ को एक तरफ खींचा और फुसफुसाया, जूनियर ब्रदर, इस बार तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। सीनियर ब्रदर की बाकी जिंदगी की खुशी तुम पर निर्भर करती है। लेजुवान और बाकी दो लड़कियां हैरान रह गईं। क्या यह अब भी वही लिंग जियाओ था जिसे वे जानती थीं? उसे अपने सच्चे प्यार डुओ को छोड़े हुए कितना समय हो गया था। उसे सच में इतनी जल्दी एक नई लव मिल गई और वह किसी और की गर्लफ्रेंड थी। आदमी सच में अच्छी चीजें नहीं हैं। जिया वेई वेई ने लिंग जियाओ को नफरत भरी नजरों से देखा। लेजुवान और जू कियानकिन ने बार बार सिर हिलाया, जिससे पता चला कि जिया वेई वेई की बातें बहुत सही थीं। वांग हाओ ने लिंग जियाओ की गर्दन पकड़ी। सीनियर ब्रदर, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। क्या आप पहले मुझे बता सकते हैं कि इस महल में क्या हो रहा है? लिंग जियाओ ने सिर हिलाया और इंट्रोड्यूस कराया, जब पुराने खंडहर मिले थे तब यह महल यहीं था, लेकिन क्योंकि एक रहस्यमयी ताकत इसे बाहर से बचा रही है, इसलिए कोई भी कभी अंदर नहीं आया। मतलब, इस महल में कोई नहीं आया है? वांग हाओ की आंखें तुरंत चमक उठीं। लिंग जियाओ ने सिर हिलाया, पिछली 2 खोजों में इस पुराने खंडहर की खोज लगभग पूरी हो गई थी। अब सिर्फ इस महल की खोज नहीं हुई है, इसलिए बहुत से लोग सोचते हैं कि इस महल में जरूर कोई बड़ा खजाना होगा। बड़ा खजाना? वांग हाओ की आंखें और भी चमक उठीं। उसे उन बिखरे हुए खजानों में कोई दिलचस्पी नहीं थी और उसके पास उन्हें इकट्ठा करने के लिए इतना समय भी नहीं था। लेकिन अब, जब तक वह इस महल को तोड़ देगा, उसका यहाँ का सफ़र बेकार नहीं जाएगा। जब वांग हाओ महल के सामने पहुंचा तो उसने देखा कि महल एक ट्रांसपेरेंट लाइट शील्ड से घिरा हुआ था और महल के मेन गेट पर एक दोहा टंगा था, धरती सभी चीज़ों की माँ है, पानी सभी बदलावों का सोर्स है। उसी समय महल के चारों ओर 6 पत्थर की पट्टियां लगाई गईं, जिन पर रेनजी, रेनयिन, रेनचेन, रेनवू, रेनशेन और रेनजू लिखे थे। ये है बगुआ। वांग हाओ ने भौहें चढ़ाईं, लेकिन सिर्फ 6 हैं, ऐसा तो नहीं लग रहा। सिस्टम नोटिफिकेशन, ये लियू रेनशेन शू है, एक टाइम कैलकुलेशन टेक्निक। ये किस्मत और बदकिस्मती, जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मौत का हिसाब लगा सकता है। लियू रेनशेन शू। वांग हाओ हैरान रह गया, इस किस्मत बताने वाली चीज़ का यहाँ क्या मतलब है? सिस्टम को नहीं पता। जब तक होस्ट लियू रेनशेन शू खरीदता है, आप सब कुछ जान सकते हैं। वांग हाओ ने आंखें घुमाईं। इतनी सारी बातों के बाद क्या वह बस उसे तथाकथित लियू रेनशेन शू से बदलना नहीं चाहता था? हालांकि एक स्किल जो लोगों की किस्मत और बदकिस्मती का हिसाब लगा सकती है, पूरी तरह से बेकार नहीं है। लियू रेनशेन शू की कीमत दिखाओ। वांग हाओ ने सिस्टम को आवाज़ दी। अगले ही सेकंड वांग हाओ की आंखों के सामने 4 जानकारी आ गईं। बेसिक लियू रेनशेन शू इंसानों की जिंदगी कैलकुलेट कर सकता है, एक्सचेंज प्राइस 100,000 सिन पॉइंट्स। इंटरमीडिएट लियू रेनशेन शू मार्शल आर्टिस्ट की जिंदगी कैलकुलेट कर सकता है, एक्सचेंज प्राइस 1000,000 सिन पॉइंट्स। एडवांस्ड लियू रेनशेन शू देवताओं की जिंदगी कैलकुलेट कर सकता है, एक्सचेंज प्राइस। टॉप टियर लियू रेनशेन शू यूनिवर्स की जिंदगी कैलकुलेट कर सकता है, एक्सचेंज प्राइस। इन क्वेश्चन मार्क्स का क्या मतलब है? वांग हाओ पूछे बिना नहीं रह सका। इन क्वेश्चन मार्क्स का मतलब है कि होस्ट की अभी की कल्टीवेशन बहुत कम है, इसे देखना बेकार है। बहुत ऊंचा लक्ष्य मत रखो, जमीन से जुड़े रहो और विलेन बनो, सिस्टम ने ठंडे दिमाग से कहा। वांग हाओ का चेहरा काला पड़ गया और उसने गुस्से से कहा, तो फिर मैं वो चीज़ें क्यों देख पाया जो तुमने मुझे तब दी थी, जैसे बारबेरियन डेसोलेशन स्क्रिप्चर, सेलेस्टियल गॉड मेचा, स्टाररी स्काई चेन लॉक और यिन यांग बाउंड्री पेन। होस्ट को ये दिखाना होस्ट को जल्दी गड्ढे में जाने देना है। प्लीज़ खुद को ज़्यादा सीरियसली मत लेना, सिस्टम ने कहा। वैसे, हालांकि उन इक्विपमेंट की कीमतें नहीं बढ़ेंगी,
लेकिन उन सभी में कल्टीवेशन की ज़रूरतें हैं। अगर कल्टीवेशन स्टैंडर्ड पर खरी नहीं उतरती तो भी होस्ट उन्हें नहीं खरीद सकता। वांग हाओ ने कुछ गहरी सांसें लीं और इस भरोसे के लायक नहीं और गड्ढे किंग गड्ढे का मतलब है स्कैम करना या ठगना, सिस्टम से अब और बात न करने का फैसला किया, नहीं तो वह पक्का गुस्से से मर जाएगा। एक्सचेंज बेसिकली यू रेन शेन शू, वांग हाओ ने कहा। अगले ही सेकंड वांग हाओ कांप उठा और उसके दिमाग में यिन यांग और बगुआ के बारे में बहुत सारी जानकारी आ गई। लिंग जियाओ ने वांग हाओ को महल की तरफ खाली नजरों से घूरते हुए देखा और खुद को पूछने से रोक नहीं पाया, जूनियर ब्रदर, क्या आप इसे पहचानते हैं? वांग हाओ को होश आया और उसने बदले में पूछा, ये लियू रेन शेन शू है, क्या आप नहीं जानते? लियू रेन शेन शू। वहां मौजूद सभी लोग हैरान थे, साफ था कि उन्होंने कभी नहीं सुना था कि यह क्या है। वांग हाओ ने अपना सिर हिलाया और आह भरी, आपके एक्सप्रेशन देखकर मुझे पता है कि आप कभी किताबें नहीं पढ़ते। इस ज़रूरी पल में आपको अभी भी मुझे, टॉप स्टूडेंट को, समझाने की ज़रूरत है। लिंग लिंग ने आंखें घुमाईं। अगर उसे ठीक से याद है तो वांग हाओ ने पिछली बार कहा था कि उसे बचपन में येलो अंकल और बड़े होने पर सेक्रेटरी पढ़ना पसंद था। क्या टॉप स्टूडेंट शब्द का उससे कोई लेना देना था? जूनियर ब्रदर, ये लियू रेन शेन शू असल में क्या है? लिंग जियाओ ने हैरानी से पूछा। वांग हाओ खांसते हुए सीरियसली बोला, धरती सभी चीज़ों की माँ है, पानी सभी बदलावों का सोर्स है। स्वर्ग पानी को जन्म देता है, धरती उसे पूरा करती है। महीने के जनरल को घंटे में जोड़कर, 4 क्लास बनाकर, 3 ट्रांसमिशन को अरेंज करके, यिन और यांग को देखकर, जन्म और संयम को समझकर, अच्छी और बुरी किस्मत, सफलता और असफलता तय करना। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, वहां मौजूद सभी लोगों ने खाली एक्सप्रेशन से सिर हिलाया, जिससे पता चला कि वे समझे नहीं। काश, वांग हाओ ने आह भरी, सीधे शब्दों में कहें तो ये भविष्यवाणी के समय से लेकर महीने के जनरल तक है, जो कि वुजी है जो ताइजी को जन्म देता है। फिर महीने के जनरल से लेकर स्वर्गीय तने और सांसारिक शाखाओं तक, जो कि ताइजी है जो 2 सिद्धांतों को जन्म देता है। स्वर्गीय तनों और सांसारिक शाखाओं से 4 वर्ग बनते हैं, जो कि 2 सिद्धांत हैं जो 4 प्रतीकों को जन्म देते हैं। फिर 3 ट्रांसमिशन जारी किए जाते हैं, जिसका मतलब है कि 3 शक्तियां जारी की जाती हैं। फिर स्वर्गीय जनरलों और दिव्य हथियारों को व्यवस्थित किया जाता है, 5 तत्वों के जन्म और संयम का उपयोग करके अच्छे और बुरे भाग्य और प्रगति या पीछे हटने का अनुमान लगाया जाता है। इसकी 12 सांसारिक शाखाओं के क्षेत्रों का उपयोग स्वर्गीय प्लेट के रूप में किया जाता है और 12 सांसारिक शाखाओं की स्थितियों का उपयोग सांसारिक प्लेट के रूप में किया जाता है। स्वर्गीय प्लेट समय के साथ घूमती है, जबकि सांसारिक प्लेट स्थिर रहती है। इस तरह 60 जियाजी, 12 सांसारिक शाखाओं, 12 उपयोगी देवताओं, साथ ही एक यिन और एक यांग के साथ एक पूरा चक्र आगे और एक पूरा चक्र पीछे घूमते हुए लगभग 39 मिलियन जानकारी मिल सकती है। अब समझे। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। साफ था, वांग हाओ ने इतना कुछ कहा था, फिर भी उन्हें समझ नहीं आया कि इसका क्या मतलब है। अभी भी समझ नहीं आए। वांग हाओ ने सबको गुस्से से देखा। वहां मौजूद सभी लोगों ने शर्म से सिर झुका लिया। वे सभी अलग अलग बड़ी ताकतों के एलीट थे, लेकिन नतीजा ये हुआ कि उस व्यक्ति के इतना समझाने के बाद भी उन्हें नहीं पता था कि यह चीज़ क्या है। ये सच में शर्मनाक था। वांग हाओ, क्या तुम इसे आसान शब्दों में समझा सकते हो? जिया वेईवेई ने वांग हाओ को बेचारेपन से देखा। एक सुपर एकेडमिक होने के नाते वह वांग हाओ की नफरत भरी नज़र कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। मैं तुम लोगों से सच में हार गया हूं, तुम्हें इतनी आसान बात भी नहीं पता। वांग हाओ ने सिर हिलाया और आह भरी, सीधे शब्दों में कहूं तो क्योंकि हर किसी की जन्म तारीख और समय अलग होता है, इसलिए इस महल में अंदर जाने का तरीका भी अलग है। बिल्कुल नहीं। वहां मौजूद सभी लोग हैरान हो गए। उन्होंने पहली बार सुना था कि किसी महल में अंदर जाने के लिए अपनी जन्म तारीख और समय देखना पड़ता है। वांग हाओ ने सिर हिलाया, इस महल में अंदर जाने के लिए तुम्हें सही समय और सही दिशा चुननी होगी, नहीं तो बहुत काबिलियत होने पर भी तुम अंदर नहीं जा पाओगे। हिस हिस। वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। अंदर जाने का यह मुश्किल तरीका कुछ ऐसा था जो सिर्फ पुराने ज़माने के इंसान ही सोच सकते थे। तो जूनियर ब्रदर, क्या तुम्हें अंदर जाने का तरीका पता है? लिंग जियाओ ने पूछा। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, वहां मौजूद सभी लोगों ने वांग हाओ की तरफ देखा। जरूर, वांग हाओ ने गर्व से अपना सिर उठाया, जब तक तुम मुझे अपनी जन्म की तारीख और समय बता दो, मैं हिसाब लगा सकता हूं कि तुम्हें कब और किस तरफ से अंदर आना है। तो वांग हाओ, क्या तुम इसे कैलकुलेट करने में हमारी मदद कर सकते हो? लेजुवान ने उम्मीद से वांग हाओ की तरफ देखा। वांग हाओ ने एक कॉन्ट्रैक्ट निकाला और गंभीरता से कहा, जब तक तुम इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करोगे, मैं इसे कैलकुलेट करने में तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। लेजुवान ने उत्सुकता से कॉन्ट्रैक्ट लिया और उसे देखा तो पाया कि यह एक नौकरानी का कॉन्ट्रैक्ट था और इसमें कई ऐसी मांगें थीं जो कहीं नहीं जा सकती और गलत थीं। सबसे नफरत वाली बात यह थी कि यह कॉन्ट्रैक्ट परमानेंट था।
वांग हाओ। लेजुवान ने गुस्से से वांग हाओ को घूरा। अफसोस, जब तुम साइन नहीं कर रहे हो तो अलविदा। वांग हाओ ने अपना सिर हिलाया, अपने पैर मोड़े और आसानी से महल की सुरक्षा कवच में घुस गया। फिर वह मुस्कुराया और सबको हाथ हिलाया, मुड़ा और अंदर चला गया। महल। ये नज़ारा देखकर कई जवान लोग तेजी से उस जगह की तरफ दौड़े जहां से वांग हाओ महल में घुसा था, लेकिन वे सब महल के बाहर लगी ढाल से पीछे हट गए। इस पल पूरी जगह तुरंत शोरगुल से भर गई। वांग हाओ सच में अंदर गया। ये तो बहुत कमाल है। हम अंदर क्यों नहीं जा सकते? वांग हाओ ने कहा, नहीं, तुम तभी अंदर जा सकते हो जब तुम अपनी जन्मतिथि और समय देखो और समय और जगह एक सीध में हो। क्या किसी ने उस 6 रेन डिवाइन कैलकुलेशन के बारे में सुना है? क्या सुना? क्या यिन यांग, 3 पावर्स, 4 सिंबल्स, कौन जानता है कि यह क्या है? जैसा कि उम्मीद थी, वह एक सुपर जीनियस है जो दुनिया की हवाओं और बादलों को हिला सकता है। वह इस तरह के महल में भी आसानी से घुस सकता है। वांग हाओ कितना ज़बरदस्त है, इस पर आहें मत भरो। सब जानते हैं कि इस आदमी की कामयाबियां इंसानियत से परे हैं। हमें अंदर जाने का रास्ता खोजने पर ध्यान देना चाहिए। हाँ, ये सही है, इस पुराने खंडहर में बहुत सारे खजाने हैं, लेकिन वे सब लूट लिए गए हैं। बस इस सख्त सुरक्षा वाले महल में कोई नहीं घुसा है। अंदर ज़रूर कोई ऐसा खजाना होगा जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। जो लोग खजाने की खोज कर रहे हैं, उन्हें जल्दी से बुलाओ। हमें वांग हाओ को सारे खजाने नहीं मिलने देने चाहिए। हाँ, सही है, बाहर बिखरे हुए उन खजानों का क्या फ़ायदा? महल में जो हैं, वे सबसे ज़रूरी हैं। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। शीजियोन ज़ू कियानकिन के पास आया और धीमी आवाज़ में पूछा, मिस कियानकिन, अब हमें क्या करना चाहिए? ज़ू कियानकिन ने मुंह बनाया। वांग हाओ कभी खुद को खतरे में नहीं डालता। क्योंकि उसने इतने खुलेआम अंदर आने की हिम्मत की है, तो वह ज़रूर खुलेआम बाहर भी आ पाएगा। लेकिन मुझे डर है कि वह फिर से कुछ करने की सोच रहा है, इसलिए मैं पहले निकल जाऊंगी। ज़िया वेईवेई ने मुंह बनाया, फिर अपने परिवार के मार्शल किंग्स को पुराने खंडहरों में बिखरे खजानों को ढूंढने के लिए बुलाया। जहां तक इस महल के खजानों की बात है, वांग हाओ के साथ, वह आदमी जो गुजरते हुए हंस के हर पंख को नोच लेता है, वे ज़रूर पूरी तरह से लूट लिए जाएंगे। और जो लोग वांग हाओ से खजाने छीनने का प्लान बना रहे हैं, उन्हें वांग हाओ पक्का धोखा देगा, जिससे उनकी जान पर शक होने लगेगा। इसलिए उसके लिए बेहतर है कि वह चली जाए और गोलीबारी में न फंसे। लेजुवान ने महल की तरफ देखा और एडवेंचरर गिल्ड के मार्शल किंग्स को भी ज़िया वेईवेई के साथ जाने के लिए बुलाया। जाहिर है, वह ये भी समझ गई थी कि वांग हाओ से खजाने लेना असलियत में मुमकिन नहीं था। तुम क्या कर रहे हो? लिंग जियाओ ने अपने पीछे मार्शल किंग्स को ठंडेपन से देखा। यंग मास्टर लिंग, हम एक मैसेज भेज रहे हैं। चुप रहो, लिंग जियाओ ने ठंडेपन से कहा। मेरे ऑर्डर के बिना किसी को भी मैसेज वापस भेजने की इजाज़त नहीं है। हाँ, मार्शल किंग्स ने एक दूसरे को देखा, फिर सच में मजाक करना बंद कर दिया। लिंग जियाओ ने महल की तरफ देखा और धीमी आवाज़ में कहा, जूनियर ब्रदर, मैं आपकी बस इतनी ही मदद कर सकता हूँ। आखिर इस बार जो प्रेसिडेंशियल पैलेस में लीडर आया है, वह मैं नहीं हूँ। इस समय वांग हाओ महल में घूम रहा था। उसकी आंखें सुनहरी रोशनी से चमक रही थीं। उसने अपने सामने एक जेड प्लेटफॉर्म देखा, जिस पर कई रंग बिरंगे चमकते हुए रत्न तैर रहे थे। ज़ू कियानकिन ने उसे इस तरह के रत्नों से मिलवाया था और वे इनहेरिटेंस क्रिस्टल थे। असल में यहाँ 28 इनहेरिटेंस क्रिस्टल हैं। वांग हाओ तुरंत उत्साहित हो गया। उसकी समझ के अनुसार इंटरस्टेलर फेडरेशन में सबसे ज़्यादा स्टोर किए गए इनहेरिटेंस क्रिस्टल वाले प्रेसिडेंशियल पैलेस में कुल 40 इनहेरिटेंस क्रिस्टल थे। और अब वह खुद 28 इनहेरिटेंस क्रिस्टल रख सकता था, जिसके बारे में सोचकर ही उसे चक्कर आ रहा था। ये है। वांग हाओ अचानक वहीं ठिठक गया और देखा कि इन इनहेरिटेंस क्रिस्टल के बीच एक लाल क्रिस्टल भी था, जो न सिर्फ साइज में बहुत बड़ा था, बल्कि उस पर घने रहस्यमयी रंग भी थे। क्या यह मशहूर टॉप ग्रेड इनहेरिटेंस क्रिस्टल, डिवाइन ग्रेड इनहेरिटेंस क्रिस्टल हो सकता है? वांग हाओ को अचानक लगा कि खुशी बहुत अचानक आ गई। तुम्हें पता है, इनहेरिटेंस क्रिस्टल में एक खास तरह का इनहेरिटेंस क्रिस्टल होता है जो लोगों में एलिमेंटल एट्रीब्यूट नहीं ला सकता, लेकिन ये लोगों को डिवाइन पावर दे सकता है। जब तक ये डिवाइन पावर मिली रहती है, ये किसी इंसान की बॉडी को बदल सकती है, उसकी काबिलियत और ताकत को हमेशा के लिए दोगुना कर सकती है। भले ही किसी ने इनहेरिटेंस क्रिस्टल का इस्तेमाल किया हो और उसमें डुअल एट्रीब्यूट हो, फिर भी वह इस डिवाइन ग्रेड इनहेरिटेंस क्रिस्टल का इस्तेमाल कर सकता है। इसके अलावा बहुत से लोग मानते हैं कि इस डिवाइन ग्रेड इनहेरिटेंस क्रिस्टल में डिवाइन पावर पुराने देवताओं से आने की बहुत संभावना है। हाँ, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उस गुस्सेल छोटी लोली ज़िया वेईवेई ने डिवाइन ग्रेड इनहेरिटेंस क्रिस्टल का इस्तेमाल किया लगता है ना? वांग हाओ ने अपनी ठुड्डी खुजाई। जब उसने धरती छोड़ी तो ज़िया वेईवेई की ताकत अचानक बहुत बढ़ गई थी। और ज़िया वेईवेई के अनुसार उसने एक फैमिली इनहेरिटेंस का इस्तेमाल किया था, लेकिन उस समय ज़िया वेईवेई की कल्टीवेशन के साथ उन इनहेरिटेंस क्रिस्टल का इस्तेमाल एट्रीब्यूट्स के साथ करना साफ तौर पर नामुमकिन था।
वह सिर्फ इसी डिवाइन ग्रेड इनहेरिटेंस क्रिस्टल का इस्तेमाल कर सकती थी। छोटी लड़की जिया ने इसे तब इस्तेमाल किया था जब वह एक मार्शल मास्टर थी, इसलिए मेरे लिए अब एक मार्शल एंसेस्टर के तौर पर इसका इस्तेमाल करना ठीक रहेगा, है ना? वांग हाओ ने एक पल सोचा और डिवाइन ग्रेड इनहेरिटेंस क्रिस्टल को पकड़ने के लिए पहले ही हाथ बढ़ा दिया था। जब वांग हाओ ने डिवाइन ग्रेड इनहेरिटेंस क्रिस्टल पकड़ा तो पूरे महल के अंदर अचानक हलचल मच गई और बिजली की चमक वांग हाओ की तरफ गिरी। अगले ही सेकंड वांग हाओ बुरी तरह चिल्लाया और उसका पूरा शरीर बिजली से ढक गया। उसी समय जेड प्लेटफॉर्म पर मौजूद बाकी 27 इनहेरिटेंस क्रिस्टल भी उड़कर वांग हाओ के चारों ओर घूमने लगे, जिससे उनकी अपनी एट्रीब्यूट पावर निकलने लगी। और वांग हाओ के बुरी तरह चिल्लाने के बाद वह बेहोश हो गया, लेकिन उसके शरीर में ट्रू क्यूई असल में अपने आप सर्कुलेट होने लगा और यह मार्शल हेवन डेमोनिक आर्ट के सर्कुलेशन रूट पर काम करता रहा, एक के बाद एक बड़ा साइकिल पूरा करता रहा। इस बीच वांग हाओ के महल में घुसने की खबर पूरे पुराने खंडहरों में फैल गई, जिससे खजाने की तलाश में आए सभी जवान लड़के और लड़कियां महल की जगह की ओर दौड़ पड़े।